बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी होगी। अगर आप लाहौर में हैं तो आपको बारिश देखने को मिली होगी। आज सुबह सुबह जब मैं आई तो अच्छी खासी बारिश हो रही थी और लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बूंदाबांदी वाला सिलसिला शुरू हो गया। लाहौर में मैंने सुना है बहुत सारे मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरह की बारिश हो रही है, कहीं तेज़ और कहीं हल्की। सो आई होप कि आप इस अच्छे वेदर को एंजॉय करें। लेकिन इसके साथ साथ ये बारिशें कोई इस मौसम में इतनी अच्छी नहीं होती हैं और ज़ाहिर है हम जब पहले ही इतनी ज़्यादा सूरत हाल देख रहे हैं कुछ वेदर एक्सट्रीम्स को लेकर। सो आई होप एवरीवन इज़ सेफ़। आप मौसम एंजॉय करें, अल्लाह ताला से रहमत की बारिश की दुआ मांगें। और आज हम प्रोग्राम में, आपको पता है मैं आजकल वॉक करने पे बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों दिल कर रहा है मेरा, तो आज हमने सोचा सुबह सुबह हम आपको एक आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करवाएंगे। रेजिन आर्ट आपको पता है आजकल बड़ी पॉपुलर हो रही है और आजकल नहीं बल्कि ओवर टाइम काफ़ी टाइम हो चुका है कि इसकी पॉपुलैरिटी में बहुत इजाफा हो रहा है। और उसकी एक बहुत सारी रीज़न ये है कि लोग अब आर्ट को पसंद तो कर रहे हैं लेकिन साथ साथ उसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। और अब आप जब घरों में जाते हैं तो मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ हम डेकोर देख रहे हैं, इंटीरियर देख रहे हैं, उसमें रेजिन आर्ट हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन उसके साथ साथ आज जो हमारे साथ आर्टिस्ट हैं वो सिर्फ रेजिन आर्टिस्ट नहीं है बल्कि वो चॉक पेंटिंग भी करती हैं। और आज जो आप हमारे सेट पे मुख्तलिफ उनकी आर्ट पीसेस देख रहे हैं ये चॉक से बनाए गए हैं। इस पर ज़रा हम इन डिटेल बात करेंगे। बहुत नफासत का काम है, बहुत बारीकी का काम है। मरियम नूर हमारे साथ मौजूद हैं। मीम नून स्टूडियो इनके पेज का नाम है। और मरियम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक। मरियम आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लाई और इतने प्यारे आप आर्ट पीसेस अपने लेकर आई हैं। हमें बताएंगे मीम नून स्टूडियो कब स्टार्ट हुआ? एक्चुअली ये 7 इयर्स बैक जो है वो स्टार्ट हुआ और शौक़ तो मुझे पहले से था लेकिन क्योंकि बच्चे छोटे थे तो मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता था। तो जैसे बच्चे थोड़े से बड़े हुए तो आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया। फिर बल्कि मुझे मेरे छोटे कज़न ने मुझे बताया कि आप जो उस वक्त शायद सिर्फ 8th क्लास में था कि आप इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं शुरू करती। और उससे मैंने क्लास 8 के बच्चे से मैंने सीखा और फिर उसने मुझे अकाउंट बना के दिया इंस्टाग्राम का और फिर मैंने इंस्टाग्राम पे काम शुरू किया और वो करते 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 आज 7+ ईयर्स हो गए हैं। ओह वाओ। बेसिकली मैंने रेजन आर्ट से काम शुरू किया था। आपको पता है कि रेजन आर्ट पूरी वर्ल्ड में जो है वो कितना ज़्यादा फेमस हो रहा, पॉपुलर हो रहा था। तो तब तो ये था कि, लेकिन ये था कि साथ ही थोड़े अरसे बाद कोविड आ गया। ठीक है, उसमें ये हुआ कि जहाँ बहुत सारे बिजनेसेस हिट हो रहे थे ना, मेरे बिजनेस के लिए वो एक पीक टाइम था। बहुत क्योंकि कोविड में बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन बिजनेसेस को प्रमोट भी किया और पसंद भी किया। क्योंकि हर कोई घर बैठ गया था, कोई एक्टिविटी नहीं थी। और आपको पता है कि उस टाइम पे डिप्रेशन जो है और एंजाइटी कितनी ज़्यादा बढ़ गई थी। और लोग चाह रहे थे कि मतलब कुछ इस तरह का काम शुरू करें कि जो घर बैठ के हो सके और मतलब उसमें कुछ मतलब एक जो सेटिस्फेक्शन होती है ना, आप जब शायद हर किसी भी आर्टिस्ट से या शायद एक नॉर्मल बंदे से मुझे जो एक पेंट और ब्रश का जो थेरेपी होती है ना वो एक अलग होती है। आपको कुछ करना आ रहा है या नहीं आ रहा, जो जस्ट हैव टू डिप द ब्रश इन द पेंट और आप सिर्फ स्ट्रोक्स लगाएं, आपको उसी में ही इतना सुकून आएगा, मज़ा आएगा कि आपको शायद किसी और थेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लवली। तो फिर एक्चुअली उसके बाद जब रेजन का बहुत ज़्यादा हुआ तो कोविड आ गया। तो कोविड में ये प्रॉब्लम था, हम उसके लिए मोल्ड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। उसमें फिर मैंने ये किया कि मैंने इस्लामिक आर्ट के हवाले से मैं पहली थी जिसने पूरे वर्ल्ड में इस्लामिक मोल्ड्स डेवलप किए। अच्छा, ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑलमोस्ट यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड, UAE, सारी गल्फ में सब जगह भेजती हूँ। मतलब आपको अलिफ भी अगर नहीं लिखना आता कैलीग्राफी का, आपके पास मोल्ड ऐसा होगा, यू जस्ट हैव टू मिक्स द रेजन और यू हैव टू पोर इन इट। लवली। ठीक है, और वो आपकी पूरी कैलीग्राफी निकल आएगी। क्या बात है। अच्छा, रेजन आर्ट का तो हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि आपने स्टार्ट इससे किया मरियम, ये चॉक पेंटिंग और ये सारी चीज़ें जो भी मेरे सामने भी पड़ी हैं, इट्स ऑल अबाउट चॉक, राइट? It's all about chalk paint. Yes, okay. paint. This is a special kind of paint. Okay. ठीक है, ये आप वुड पे भी कर सकते हैं, ये आप ग्लास पे भी कर सकते हैं, ये आप फैब्रिक पे भी कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, और ये आप स्टील पे भी कर सकते हैं। It's a raw MDF frame. It's very
ठीक है। Okay, ये सिर्फ okay. रॉ MDF फ्रेम है ये। ओके। और ये सब रॉ MDF फ्रेम्स हैं जिसके ऊपर ये सारा काम किया अच्छा, गया है। ये बिल्कुल हाथ फेरने से कुछ करने से बिल्कुल खराब नहीं होता, इट्स अ फॉर्म ऑफ पेंट, राइट? जी, इट्स अ फॉर्म ऑफ पेंट Paint, और ये पूरा yeah. ड्यूरेबल होता है, वाटर रेजिस्टेंट होता है। अच्छा, वाटर रेजिस्टेंट भी होता है, लवली। तो ये आपने क्या सीखा या आप दुनिया में कहाँ हो रहा था, आपको इसका आइडिया कैसे आया? क्योंकि रेजिन आर्ट एक डिफरेंट एक आर्ट है और ये एक बिल्कुल पेंट वाला सिस्टम है। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि बहुत हमारे आपके घर में, हर घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पुरानी भी हो जाती हैं, लेकिन हम उसको फेंक भी नहीं सकते। या उसके आपकी इमोशनल ये मेरी अम्मी की है, ये मेरी दादी की है, Yeah. ये मेरी नानों ने मुझे दी थी। ठीक है, तो वो आप अब, लेकिन वो सेट भी नहीं हो रही घर में, नए डिकोर के साथ जा भी नहीं रही, लेकिन हम इसको फेंक भी नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, उसको साइड पे लगाना शुरू कर देते हैं, साइड पे। तो सिर्फ थोड़ी सी एफर्ट डालें, थोड़ा सा पैशन डालें और आप उस पूरी किसी भी पीस को, इवन आपको याद है कि पुरानी अलमारियाँ होती थी नानी दादी की, जो लोहे की होती थी, संदूक होते थे या अलमारियाँ होती थी, और उसको भी हम पूरा ट्रांसफॉर्म कर देते हैं कि वो आपके घर का एक पार्ट ही लगेगा। बिल्कुल सही। ठीक है। और फिर उसमें ये है कि इसमें एक हम स्पेशल टेक्निक करते हैं, एक स्पेशल पेपर आता है, ये हैंडमेड पेपर होता है। Okay. ठीक है, ये डिकोपाज टेक्निक है, इसमें ये चॉक पेंट के साथ ही एक टेक्निक Okay, आती है। okay. ठीक है, तो इसमें यहाँ तक कि आप अपनी पर्सनल तस्वीरें भी इसके ऊपर प्रिंट करके, तो वो भी आपने कोई पुरानी हैं, कोई नई हैं, कोई अपनी नानी की दादी है, हाँ। आपने वो सब भी आपने उस फर्नीचर का हिस्सा बना देना है। मतलब वो एक पूरी स्टोरी हो जाएगी, फिर वो एक फर्नीचर पीस नहीं रहेगा। अच्छा, ये इस वाले बॉक्स पे आई कैन शो इट टू यू, इस पे को पिक्चर भी बनी हुई है। इट्स नॉट अबाउट, मुझे नहीं पता कि मरियम ने कैसे ये देखे हैं, मैं आपको आई रियली वांट टू शो इट। ये देखें, जिस पेंट या पिक्चर की बात कर रही हैं, इट्स अ बॉक्स, राइट? या इट्स अ सिंपल प्लेन MDF बॉक्स। इसको MDF बॉक्स है, इसको आप खोलेंगे, इट्स एम्प्टी बॉक्स, लेकिन इसके ऊपर ये पिक्चर, ये मरीम इसी तरह से आपने किया हुआ है? जी, ये बिल्कुल ऐसे ही किया हुआ है। ये सब टेक्निक्स इसी तरह से हुई हुई हैं। इसमें आप चाहें तो आप अपनी पर्सनल पिक्चर्स भी प्रिंट करा के और हाँ, वो भी आप डाल सकते हैं। है अपने आप को दिन रात नहीं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अब मतलब जैसे मेरी नानो नहीं है, मेरी दादो नहीं है, तो और उनकी कोई चीज़ मेरे पास है, तो उन्होंने मतलब बाज़ दफ़ा होता है कि हमारी कोई अलमारी आ जाती है, कोई ख़ास टेबल का सेट आ जाता है। अब जैसे ये टेबल का सेट अगर आप देखें, ये 20 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, वो आपने देखा होगा, बहुत पुराना, वो 4 टेबल्स का सेट आता था। हाँ, वो जो सर्विंग टेबल्स होती थी पुरानी, जब वो हमारे बचपन से भी कोई पुरानी वाली बात है ये, कि वो नानी दादी से वो चल रही हैं। ये उसी के दो हैं। Okay, वो जो ब्राउन कलर की, जिसके ऊपर वो तार से काम होता था, वो सारा, ये सारा उसको ट्रांसफॉर्म कर लिया आपने। ओके। अच्छा, अब मरियम मुझे ये बताएं कि आपका जो पेज है या जिस नाम से आप कर रही हैं, आपने कहा आपके 8th क्लास के काजिन ने आपको ये जब आइडिया दिया, मीम नून, बिल्कुल, नाम आपने किसके उस पे रखा? मरियम नूर से? जी, मरियम मीम। हाँ, और नूर से, नूर एक्चुअली मेरी दादो का नाम था। अच्छा, ओके। तो मैं मतलब एक पोती थी, तो इसलिए मेरी फादर का नाम मेरे साथ नहीं लगाया, मेरी दादो का नाम दादी का नाम लगाया। तो इस तरह से मैंने फिर मीम और नून जो है। अच्छा, मुझे बताएं, आप मुख्तलिफ आर्ट फॉर्म्स कर रही हैं, इसमें हमें कुछ कैलीग्राफी भी नज़र आ रही है, चॉक पेंटिंग में नज़र आ रही है, रेजिन आर्ट भी है, ये डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स है, लेकिन सारे आर्टिस्ट बाय बर्थ होता है, उसके अंदर ये चीज़ नेचुरली होती है। बिल्कुल ऐसे ही और है। उसको आपने पॉलिश करने के लिए आपने कहीं से सीखा या नहीं? अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैंने कहीं से नहीं सीखा। वाओ। मेरी शादी ज़रा जल्दी एज में हो गई थी, ठीक है, और मेरे पास कोई आर्ट की डिग्री नहीं है। ओके, ठीक है, लेकिन बस कर करके यूट्यूब से मैंने से ये सब। और मैं आपको एक अच्छी बात जो बताऊं कि ये जो चॉक पेंट्स हैं, ये हम यहाँ लोकली खुद डेवलप कर रहे हैं। अच्छा। मैं इसकी डेवलपर भी हूँ चॉक पेंट की। ओके। इससे पहले हम इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो वहाँ के मौसम के हिसाब से हैं। अच्छा, इसमें वेदर का भी तो रोल है। ठीक है, आपके पेंट्स आप देखें, जब इंपोर्टेड पेंट्स लेते हैं तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, और आपको पता है कि एक एक ट्यूब जो है वो कितनी कॉस्ट की होती है। ठीक है, तो वो हमारे वेदर के हिसाब से नहीं है, वो उनके वेदर के हिसाब से हैं। जो यूरोप से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रही हैं, वो हमारे वेदर 50 डिग्रीज में वो नहीं सर्वाइव कर सकती। ठीक है, तो अब हमें कुछ इस तरह के पेंट्स चाहिए थे जो हमारे यहाँ सर्वाइव कर सकें, जिसकी कोई शेल्फ लाइफ कम से कम कोई 2 साल तो हो, कि हमें भी तसल्ली हो कि अगर हमने इतने महंगे पेंट्स खरीदे हैं तो हमारे 2 साल चलेंगे, ये नहीं कि जब हमने दोबारा खोला तो वो सूख गए हैं। ठीक है, तो ये हमने इसको लोकली डेवलप भी किया है, ताकि खाली मुझे जो है इसका फ़ायदा ना हो, मेरे साथ और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इसका फ़ायदा हो, जो लोकली इसको ख़रीद सकें
और बहुत कम कॉस्ट में जो है वो अपनी रिसाइकलिंग कर सकें। तो मरियम आप सिखाती भी हैं ये आर्ट? कम सिखाती हूँ लेकिन सिखाती हूँ। सिखाती हैं, ओके। और अभी तक रिस्पांस कैसा है? ज़ाहिर है 7 इयर्स एक बड़ा टाइम होता है जब आप इस तरह से अपने बिज़नेस को रन कर रहे होते हो, और जब आप एक नया बिज़नेस स्टार्ट भी करते हैं। आई रियली वांट कि बहुत सारी ख़वातीन जो इस तरह की आर्ट पीसेस को बनाती हैं, दे वांट टू स्टार्ट अ बिज़नेस एज अ एंटरप्रेन्योर समथिंग, क्या चैलेंजेस होते हैं? आपने क्या चैलेंजेस फेस किए? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जर्नी बहुत स्मूथ रही। माशाल्लाह। उसमें मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे और मेरी मदर भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, क्योंकि बच्चे छोटे थे। तो जब तक कोई घर को नहीं देखेगा, बच्चों को नहीं देखेगा, तो ऑब्वियसली मेरे लिए नहीं पॉसिबल इतना ज़्यादा टाइम देना। तो वो थोड़ा सा अगर आपको घर से सपोर्ट हो जाए ना इतना कि ठीक है आप जाएं, हम बच्चे देख रहे हैं, हम घर देख रहे हैं और हम जो है कर लेंगे, आप जाएं, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। और फिर आपके अंदर हिम्मत भी आ जाती है, कोई बात नहीं, ठीक है हो रहा है पीछे मैनेज। और फिर सपोर्ट भी होती है कि भाई आप जाएं करें, हाँ ठीक है मुझे यहाँ जाना है, मुझे इतने बजे जाना है, मुझे ये चीज़ लानी है, मुझे फ़लाँ जगह से ये चीज़ लानी है। मतलब जब इतनी ज़्यादा सपोर्ट हो तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर खुदा भी बरकत दे देता है। बेशक बेशक। और मुझे बताएं अभी तक रिस्पांस कैसा है, और सबसे ज़्यादा जो आपकी हॉट सेलिंग चीज़ें हैं, आर्ट पीसेज हैं, वो कौन से हैं? अच्छा, रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा है। मेरे हस्बैंड इसमें मेरा फुल टाइम हेल्प भी करते हैं, और उसमें मेरा जो मेरी मेन हॉट सेलिंग आइटम है वो चॉक पेंट। तभी मैंने रिसेंटली लॉन्च किया है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया मेरे मोल्ड्स जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह जी कैलीग्राफी, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो पसंद किए जाते हैं। ओके। बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। उसमें आप आयतल कुर्सी, मतलब कोई भी आयत, तो वो रेज़न आर्ट के साथ, वो रेज़न आर्ट के साथ जो है वो स्पेसिफिकली जो है वो है, लेकिन वो ये है कि वो सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में पसंद किए जाते हैं। लवली लवली। अच्छा, अब हमें ये बताएं कि जो लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और आपके आर्ट पीसेस को देखना, आपने कभी एग्जीबिशन किया है, कहीं डिस्प्ले किया है? नहीं, मेरा आपको करना चाहिए, आपके आर्ट पीसेस बहुत प्यारे हैं। दैट्स अ सजेशन फॉर यू कि अगर नॉर्मली इस तरह डाची या इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स एक्टिविटीज़ होती है, कल्चरल एक्टिविटीज़, यू शुड डिस्प्ले योर आर्ट पीसेस। आई थिंक ऑनलाइन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है आई बिलीव, लेकिन एज अ कस्टमर आई फील कि समटाइम्स आप इन पर्सन जाके जब चीज़ों को देख रहे होते हैं, यू नो कि आप ये वर्थ इट चीज़ परचेस कर रहे हैं। बिल्कुल। मैंने जो है भी रिसेंटली कुछ ऐसे कोर्सेज़ किए हैं जिसमें मैंने अपनी एक ये गलती, क्योंकि मैं समझ रही थी कि मैं ऑनलाइन काम कर रही हूँ तो बस मैंने बहुत ज़्यादा कर लिया है, लेकिन रिसेंटली मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं जिससे मुझे लगा है कि ये मैं बहुत ज़्यादा लैग कर रही हूँ उसमें, या शायद मुझे कह लें कि मैं थोड़ी सी मतलब वो एक कम्फर्ट जोन में आ जाता है ना बंदा, घर में रह रहे कि कम्फर्ट जोन में आ जाता है कि नहीं बस ठीक है मैं घर में काम कर रही हूँ और बड़ा अच्छा हो रहा है, रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है, उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा आ रहा है, तो फिर मतलब लापरवाह सा हो जाता है। बिलीव मी और नॉट, आप जब जाएंगी, हम जब एग्जीबिशंस पे, मेरा इत्तेफाक समटाइम्स होता है और वहाँ पे इस तरह के आर्ट पीसेस देख के आपको वाकई रियलाइजेशन होती है कि ये इन पर्सन देखने में और ऑनलाइन देखने में देयर इज हेल ऑफ अ डिफरेंस। आपको उसकी नफासत या उसकी कारीगरी का आइडिया नहीं होता है, बिल्कुल ऐसे लेकिन अगर आप ये इसको एग्जीबिशंस के अंदर डिस्प्ले करेंगी, आई एम श्योर आपको बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिलेगा। थैंक यू वेरी मच नूर, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाई, और आपका काम बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा अच्छा लगा आप जैसे आर्टिस्ट को देखकर। एंड आई बिलीव कि ये जो इनकरेजमेंट अभी मरियम जिसकी बात कर रही हैं, जो आपको घर से सपोर्ट सिस्टम मिलता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी खातून के लिए जब वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही होती हैं, इनफैक्ट रन कर रही होती हैं। सो अपने घर में जो ख़वातीन हैं, अगर वो कुछ अपने साथ प्रोडक्टिव करना चाहती हैं तो लेट देम डू। और ये मरियम एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट है, इन्होंने नहीं सीखा, लेकिन आप इनका काम जब देखेंगे आपको रियलाइज़ होगा कि हाउ टैलेंटेड शी इज़। मरियम नूर मीम नून स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद थी, हमने आपकी मुलाकात करवाई। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, आपको पता है जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करने का आगाज़ जो है वो अगस्त के स्टार्ट से ही हो जाता है, और 14 अगस्त लोग मनाने के लिए वैसे तो बड़ा पुराना ट्रेंड है कि लोग स्टॉल्स लगाते हैं, ख़रीदारी करते हैं, झंडियाँ होती हैं, फिर पोर्ट्रेट्स बन रहे होते हैं जिसमें लामा मोहम्मद इकबाल होते हैं, कायदे आज़म होते हैं।
लेकिन विद टाइम कुछ अजीबोगरीब ट्रेंड्स भी हमारी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने। आई एम नॉट श्योर कि इसको अजीबोगरीब कहना चाहिए नहीं, लेकिन मेरे लिए तो ये अजीबोगरीब ही है। ये जो बाजा बजाने का कॉन्सेप्ट है कि बच्चों के हाथ में वो बाजा दे दिया जाता है और वो पूरा दिन सेलिब्रेशन के नाम पे बजा रहे थे, इवन बड़े भी। और इतनी अजीबोगरीब सूरत हाल होती है कि आप सड़कों पे जब रात को निकल रहे हैं या दिन में निकल रहे हैं बाजे बजा रहे हैं लोग। लेकिन इस पे आज इकरा लियाकत रिपोर्ट करी, आप उनकी रिपोर्ट देखें और इस आइडिया को कि बाजा बजाना ठीक है या नहीं, इस पे बाद में ज़रा डिस्कशन भी करते हैं। मॉर्निंग विद पब्लिक के स्पेशल सेगमेंट के साथ मैं हूं इकरा लियाकत। बात करेंगे 14 अगस्त की तैयारियों के हवाले से। इस वक्त मैं मौजूद हूं उर्दू बाजार में। लोग झंडे भी खरीद रहे हैं, झंडियां भी खरीद रहे हैं और बाजा भी खरीद रहे हैं। बाजे का कॉन्सेप्ट कहां से आया ये भी जानेंगे। हमने तो ये मुल्क लाखों कुर्बानियां देकर हासिल किया, और क्या हम वो कुर्बानियां भूल गए हैं या हमें याद है? आइए आवाम से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आइए। से जानने की कोशिश करेंगे कि बाजा ही क्यों 14 अगस्त पर ज़्यादा बजाया जाता है। लोग झंडा भी खरीद रहे हैं, झंडियाँ भी, और बाजा भी क्यों? भाईजान, इतने बाजे की खरीदारी लोग क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? ये बच्चे लेके दे, माँ बाप कहेंगे ना बाजा लेना, वो बच्चे बाजा लेंगे, झंडियाँ कहेंगे वो झंडियाँ लेंगे। ये बच्चों का शौक है, जो शौक है ना वो शौक बिक रहा है। ये शौक है, हमारा शौक नहीं बाजा बजाना, ये लोगों का शौक है। ये झंडियाँ भी ले रहे हैं, कोई झंडे ले रहे हैं, कोई घर को सजा रहे हैं, कोई शर्टें पा रहा है, कोई एयरबन ले रहा है। इतने स्टाल लगे हैं, जो बच्चों को पसंद आ रही है वो चीज़ें लेके जा रहे हैं। जश्न आज़ादी मनाएंगे, खुश हो के बाजार सजे हुए हैं, बाजे बग रहे हैं, रौनकें लगी हुई हैं। ये हमारे बड़ों की कुर्बानी है, उनकी मेहरबानी है, और हमने इंडिया को बहुत उल्टी तरह से मार दी है। ये हमारी आर्मी और एयरफोर्स की बड़ी मेहरबानी है, जिन्होंने पाकिस्तान का बड़ा नाम रोशन किया है। हम हैं मजदूर पाकिस्तानी, हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेके जाएंगे, बच्चों को लेके देंगे और पाकिस्तान को सजाएंगे। वाह वाह, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जहाँ जहाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। दिल पाकिस्तान। सर ये बताइएगा कि झंडे और झंडियों की खरीदारी तो लोग कर रहे हैं, बाजे की खरीदारी बहुत ज्यादा है, क्या वजह है? बाजे की खरीदारी को ज़रूरी नहीं है, ये शोर डालने के लिए या कोई इसका अहम किरदार नहीं है। जश्न आज़ादी में लोग अपने शौक से लेके जा रहे हैं, ये शोर डालने के लिए, लोगों को तंग करने के लिए बाजा, और कोई इसका मकसद नहीं। जश्न आज़ादी से इसका कोई तल्लक नहीं है, दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं, सिर्फ शोर डालने के लिए और कुछ भी नहीं है, लोगों को तंग करने के लिए। मैंने रखा ही नहीं बाजा, मेरे पास टोटल जश्न आज़ादी का सामान है। और भी शहरियों से जानेंगे कि बाजा क्यों बजाया जाता है। लोग झंडियाँ और झंडे तो खरीदते हैं, कपड़े भी खरीदे जाते हैं, लेकिन बाजे का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? दुकानदारों से भी पूछते हैं और शहरियों से भी बात करते हैं। आइए और लोगों से भी जानते हैं। सर ये बताइएगा कि 14 अगस्त के ऊपर बाजा बहुत ज़्यादा बजाया जा रहा है, ये खुशी का इजहार होता है या वैसे ही लोगों को? नहीं, वैसे ही रहते, शौक का कोई मोल नहीं, शौक नहीं है इसमें। सिर्फ आपने 14 अगस्त देख लेना खुद ही, ये सारे मोटरसाइकिल पर निकलना है, बाजे हाथ में पकड़े हो गए। ये तो खुशी का दिन होता है, वैसे बच्चों का खुशी का दिन, बड़ों का तो नहीं। ये बड़े विलंग चुक ले रहे, एक लात पे टांग पे, ये नुकसान अपना भी, माँ बाप का भी नुकसान है, माँ बाप को दुख देते हैं ये विलंग उठा के। ये इनको नहीं करना चाहिए, इसलिए ये पहले यादगार पुल खुलता था, अब इन्होंने फिर बंद कर दिया। ये बात है, ये अपने राम स्कूल से देखे, बॉर्डर पे जाए, वहाँ पे देखे जाके स्कूल मोड़ से, ये मज़ा देखने का, बैठने का। सर आप बताइए, पाकिस्तान किसने बनाया? ये जाहिर बात किसी ने बनाया तो है, किसने? किसी इंसान ने बनाया ये। पाकिस्तान किसने बनाया? ये पूछने वाली बात है। बिल्कुल पूछने वाली बात है। कायदे आज़म ने बनाया, वो किसने बनाया? ये 14 अगस्त बाजा ले रहे हो? 14 अगस्त आपने भी बाजा लिया? दे रहे हैं। दे रहे हो बाजा? आप भी बजा रहे हो? कितने का बाजा दे रहे हो? 100 रुपए का। बड़ा बाजा 100 रुपए का। आप मुझे ये बताएं कि 14 अगस्त जो जश्न आज़ादी का दिन है, वो हमने क्यों पाकिस्तान हासिल किया? 14 अगस्त जो है ना, हम आज़ाद हुए थे 14 अगस्त को। हमें
हम एक आज़ाद मुल्क में रहने वाले हैं, इधर हम गुलामी की ज़िंदगी नहीं जीने वाले हैं। आज़ाद मुल्क में आज़ादी से रह रहे हैं, बाजा बजाने के लिए। नहीं, हम बाजा क्यों बजाएंगे? शोर के आलूदगी होते हैं, ऐसे लोगों के सर में दर्द होता है, लोगों को तंग करने के लिए बाजा बजाएंगे क्या? हम तो पढ़े लिखे इंसान हैं, ये काम तो अनपढ़ लोगों का काम है। अच्छा जी, अनपढ़ लोगों का काम है। मेरे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे जानते हैं कि बाजा बजाना 14 अगस्त में कितना ज़रूरी है। खाला जी, आपने अपने बच्चों के लिए 14 अगस्त के हवाले से खरीदारी की, क्या खरीदा और बाजा कितना ज़रूरी है? नहीं वादा तो नहीं ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਸ ਕੁਝ ਝੰਡੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਝੰਡਾ ਲਗਾਇਆ बस और कुछ नहीं बाजा नहीं लेके दिया? नहीं बाजा नहीं लेके दिया बाजा के बगैर 14 अगस्त हो जाएगी? हो जाएगी बच्चों को समझाओ तो हो जाते हैं ना हाँ जी ठीक है बिल्कुल, अगर बच्चों को समझाया जाए तो 14 अगस्त बाजा के बगैर हो जाती है। बच्चों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि बाजा कितना ज़रूरी है 14 अगस्त के लिए। हाँ जी, बाजा लिया? लिया। हाँ, तो कितना ज़रूरी है बाजा? बहुत जरूरी है। हमने बाजा ना लिया कायदे आज़म नाराज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा। बाजा ना लिया तो कायदे आज़म नाराज हो जाएंगे। क्या बात है, बेटा इधर आए। अस्सलाम वालेकुम। आपने बाजा लिए? नहीं। हैं? क्या क्या लिया 14 अगस्त के लिए? 14 अगस्त के लिए क्या लिया आपने? कपड़े लिया और फेस पेंट और फेस पेंट बाजा नहीं लिया? मम्मा ने नहीं लेके दिया या आपने नहीं लिया? घर में है। आपने खुद नहीं लिया? घर में है घर में बाजा है? जी। वेरी गुड। ओके जी, और लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं बाजा और झंडियाँ कितना ज़रूरी है 14 अगस्त के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका जी? ये बताइरा हिबा, क्या खरीदा है 14 अगस्त के लिए? क्या क्या खरीदा? मैंने बाजा खरीदा और पोनीस वगैरह खरीदी हैं। और क्या खरीदा है? मैंने अभी मैंने अपने जूते वगैरह लेने जाने हैं। अच्छा, बाजा क्यों खरीदा है? वैसे ही लोगों को जगाने के लिए। लोगों को जगाने के लिए। आपने बाजा क्यों लिया भाई? बजाने के लिए। बजाने के लिए। बाजा बहुत जरूरी है। जी। 14 अगस्त का दिन है। बताइएगा आप, एक सेकंड ऐसे ही नकाब में ही मुझे ये बताइएगा कि 14 अगस्त की खरीदारी करने के लिए आप आई हैं, आपने अपने लिए क्या खरीदारी की है? झंडे, झंडियाँ, बैचेस खरीद लिए हैं और बच्चों के लिए क्या? अपने लिए तो मैंने कुछ भी नहीं लिया। हाँ, बच्चों के लिए मैंने सब कुछ लिया है। बाजे हो गए, पोनियाँ होगी और हेयर बैंड्स, एवरीथिंग सब। जश्न आज़ादी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? हाँ जी, तो खरीदारी में आप खरीदते हैं हर साल? मुझे लगता है फ्लैग, झंडा, वो सबकी छत पे होना ज़रूरी है क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि वो बाजा कितना ज़रूरी है? बाजा भी ज़रूरी है दूसरों की ज़िंदगी हराम करने के लिए। मैं लेके तो दे चुकी, बट टेंशन हो रही है कि मेरे बच्चों ने मेरा ही सर खाना है। जश्न आज़ादी के लिए फ्लैग का होना ज़रूरी है, बाजे का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि बाजा बजाने के लिए सबके हाथ में होता है, फ्लैग के ऊपर लोग कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। बाजा लाजमी खरीद रहे हैं, और भी लोग हैं, उनकी भी राय ले लेते हैं। आए मेरे साथ। जी, छोटे बच्चे भी मौजूद हैं मेरे साथ, उनसे जानते हैं उन्होंने क्या खरीदा है। बेटा, 14 अगस्त नज़दीक आ गई, क्या खरीदा है? हमने झंडियाँ और झंडा और क्या खरीदा है? और कपड़े। आपने क्या खरीदारी की है? मैंने भी यही। अच्छा, यही खरीदा। बाजा क्यों नहीं खरीदा? पता नहीं। हैं? पता नहीं। आपने क्यों नहीं खरीदा? वैसे बाजा खरीदना चाहिए या नहीं? नहीं। नहीं खरीदना चाहिए। सर, आप बच्चों की खरीदारी के लिए आए हैं, 14 अगस्त बिल्कुल नज़दीक आ गई है, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं 14 अगस्त के लिए बच्चों के हवाले से? मैम सिर्फ ये झंडियाँ वगैरह ही जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी तो और इनको ये भी हमें एहसास दिलाना चाहिए कि 14 अगस्त किस चीज़ का नाम है, कि हमारे बड़ों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हुई हैं इस 14 अगस्त वाले दिन में। तो ये तो इनको सिर्फ शौक़ की हद तक जो है ना ये झंडियाँ वगैरह लेके दे रहे हैं, बाकी अदरवाइज़ तो आज़ादी तो ठीक है, आज़ादी है, लेकिन हमारे जो बड़े हैं ना उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं ना, असल मकसद को याद रखें में। हाँ जी, असल मकसद को याद, बल्कि आने वाली नस्ल को भी वो याद करवाना चाहिए असल मकसद ना,
कि ये 14 अगस्त क्यों हम मनाते हैं, और एक तो आज़ादी हमने हासिल की और दूसरा हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ कितनी दी हैं इसके लिए, ठीक है ना। जी असल सवाल अब लोगों से ये करना है कि 14 अगस्त का दिन हम लोग क्यों मनाते हैं, कितनी हमारे आबाओ-अजदाद ने जो है कुर्बानियाँ दी और उसके बाद ये मुल्क हासिल हुआ, ये भी लोगों से सवाल करेंगे। जी बिल्कुल, ये भी बात भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या असल मकसद जिंदा है 14 अगस्त का, हम लोग ये दिन मनाते क्यों हैं, कितने लाख कुर्बानियाँ देने के बाद हमने ये मुल्क हासिल किया। लेकिन अफसोस कि आज सिर्फ ये मुल्क जो है, जो आज़ादी का दिन है, सिर्फ इसी लिए रह गया है कि यहाँ पर हमने बाजा खरीदना है, झंडियाँ और झंडे तो समझ में आते हैं, बाजे का कॉन्सेप्ट जो है वो अभी शुरू किया गया है। लेकिन लोगों से ये सवाल मैं पूछ लेती हूँ, सर क्या असल मकसद जिंदा है 14 अगस्त का? जो मेरे ख्याल में तो नहीं है, 100 में से 10% रह गया है, क्योंकि मुसलमान दुश्मन हो गया। असल मकसद ये थे कि भाई भाई का दोस्त बने, किसी गरीब की मदद करे, और 14 अगस्त में जो लोग खाना खिलाया जाए। लेकिन क्या हो रहा है, अमीर का दोस्त है, गरीब का दोस्त कौन है? आज की हुकूमत में क्या हो रहा है, जिनके पास काम नहीं है, हमारे आप तो इस बात झंडे की बात कर रही हैं, हमारे पास खाने को पैसे नहीं है, काम नहीं है, जो बड़े लोग हुक्मरान उनको चाहिए नहीं है गरीबों की मदद करें, वो काम दिलाएं। मकसद तो ये है कि भाई भाई की मदद करें, जो अमीर लोग हो वो गरीबों को समझे। हमारा मकसद ये था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो क्या है वो आप अच्छी तरह जानती हैं, उसका मकसद क्या था और क्या हो रहा है। जी बिल्कुल, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनने वाला मुल्क जो है, आज बाज़ारों में जो रश है वो सिर्फ बाजा बेचने वालों की दुकानों पर है और बाजा खरीदने वालों का है। कि अफसोस इस बात का है कि लोगों ने मुल्क का बाजा बजा कर रख दिया है, जो आज़ादी का असल मकसद था वो शायद कहीं दूर खो चुका है। हमें हमारी नौजवान नस्ल को पता ही नहीं है अफसोस के साथ कि ये मुल्क पाकिस्तान कितनी कुर्बानियाँ देने के बाद हमने हासिल किया और इस मुल्क को बनाने का असल मकसद क्या था। असल मकसद सिर्फ ये नहीं है कि सब्ज़ रंग का झंडा हम लोग जो है 14 अगस्त वाले दिन लगा के इस बात का अहद करें, ये इस बात का अहद करने का दिन है कि हम लोग आज़ाद हैं और अपने मुल्क यानी कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रोशन करेंगे इसका नाम, और इसके लिए हम मज़ीद कुर्बानियाँ देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। लेकिन अफसोस कि आज की नौजवान नस्ल सिर्फ बाजा बजाने की हद तक महदूद रह गई है। अपनी मेज़बान इकरा लियाकत को मॉर्निंग विद पब्लिक के स्पेशल सेगमेंट के साथ दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और अब हम बात करेंगे प्रोसेस्ड फूड, इंस्टेंट नूडल्स और ये बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने बच्चों की डाइट में शामिल रखे हुए हैं। विद टाइम कन्वीनियंस कह लें, थोड़ा जल्दी के खाने होते हैं, जो वर्किंग वेमेन है, इवन घरों में बच्चों की जो पसंद नापसंद है वो भी इसी के मुताबिक सेट हो चुकी है कि बच्चों को खाना नहीं मिल रहा तो कहते हैं हमें नूडल्स बना दें, हमें फ्रोज़न फूड कोई दे दें, कोई प्रोसेस चीज़ है, वो रेडीमेड चीज़ों का जो एक आइडिया या कॉन्सेप्ट है विद टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। न्यूट्रिशनिस्ट हों, डॉक्टर्स हों, इसको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करते और उसकी बहुत सारी रीज़न्स है। आज हम इसी पे बात करेंगे, इंस्टेंट नूडल्स हो या उसके अलावा जो प्रोसेस्ड फूड है वो कितना ज़रूरी है बच्चों को उसको अवॉइड कराना, और साथ साथ उसके हेल्थ पे जो इफेक्ट है उस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर हमना नदीम हमारे साथ मौजूद है, माहिर ग़िज़ायत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमना कि आप तशरीफ़ लाई। डॉक्टर हमना, ये जो हम इंस्टेंट नूडल्स हों, प्रोसेस्ड फूड हो, इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं विद टाइम बच्चों की जो टेस्ट बड्स हैं उसके मुताबिक एडजस्ट हो गए हैं। दे वांट इजी फूड, क्विक फूड, और पेरेंट्स के लिए भी समहाउ कहीं ना कहीं कन्वीनियंस हो गई है। इट इज़ ट्रू, कन्वीनियंस हो गई है, बट आई वुड से इट इज़ नॉट लाइक समथिंग कि जो आपको अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने टाइम को बचाना चाहिए, स्पेशली बच्चों की। अब जैसे इंस्टेंट नूडल्स की हम बात कर लेते हैं, अच्छा कहते हैं 2 मिनट में बन जाएंगे, ख़त्म जल्दी से दिया, और बट इट इज़ सो हार्मफुल फॉर द हेल्थ। इसके अंदर सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा सोडियम है, ठीक है। हमारी जो डेली एक रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 1500 mg और 2000, बट इसके एक पैकेट में देर इज़ अ लॉट ऑफ सोडियम which means this will cause like health problems, जिसमें हार्ट डिजीज़ आ जाती हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर आ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, बच्चों में ओबेसिटी होती है उनके लाइक
सारा उनकी जो बॉडी है वो फूल रही है, वो उसके अंदर कुछ हेल्दी नहीं कुछ भी जा रहा है, इट्स नॉट हेल्दी फूड, इट्स ऑल ओनली लाइक बैड फैट, ठीक है। सो ट्रांस फैट होता है, इस तरह के जो हमारे फूड्स होते हैं ये प्रोसेस इनके अंदर, क्योंकि इनको प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं, फूड कलर्स ऐड होते हैं, फूड टेस्ट ऐड होते हैं, तो कि उसकी वजह से और केमिकल्स ऐड हो जाते हैं विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द हेल्थ, यू नो। और उसके अलावा फिर इसके अंदर हम लोगों को और भी बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर हम लोगों को आजकल जो सब बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है कि हम लोगों को इसके अंदर बिसफिनॉल ए मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी हार्मफुल केमिकल जो कि कैंसर तक इवन कॉज कर रहा है। अच्छा। या और इसके बहुत ज़्यादा मतलब हमारे पास ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो रही उनकी, वो हर टाइम स्ट्रेस में रहते हैं या हर टाइम लेज़ी रहते हैं, विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर किड्स एट ऑल। और उसके अलावा इसके अंदर हम लोगों को जो फैटी लिवर है, हमारा लिवर जो है दैट इज़ ऑल्सो उसके इर्द गिर्द चर्बी इकट्ठी हो रही है, और ये बहुत ज़्यादा आगे जाके भी डेंजरस हो सकता है फॉर द हेल्थ। ठीक है। अच्छा डॉक्टर, हम ना मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स या मदर्स जो होती हैं वो हेल्दी ऑप्शंस उनके लिए सिलेक्ट करना तो नहीं, मतलब उसको ऑप्ट करना समहाउ मुश्किल होता है, बिकॉज बच्चों की अगर वो स्कूल जा रहे हैं, उनका क्लास फेलो है या उनके साथ कोई उनका फ्रेंड है, वो घर से कोई इस तरह का जंक लेकर आ रहा है, और फिर अगर पेरेंट्स हेल्दी ऑप्शंस दे भी रहे हैं तो बच्चा वो एज इट इज़ लंच बॉक्स उठा के घर वापस ला रहा है, यू नो। हेल्दी ऑप्शंस और उनको अट्रैक्टिव बनाना कि बच्चे के टेस्ट बड्स उसके साथ साथ डेवलप हो और इन चीज़ों को समहाउ अवॉइड किया जाए। अगर हम इन्हीं नूडल्स को अल्टरनेट कहें तो क्या दिया जा सकता है? अगर हम प्रोसेस्ड फूड की या फ्रोज़न फूड की बात करें, उसको अल्टरनेट क्या दिया जा सकता है? उसका अल्टरनेट यही है, देखिए अगर आप लोग नूडल्स दे भी रहे हैं या आप लोग प्रोसेस्ड फूड दे रहे हैं तो ऐड सम वेजिटेबल्स विद इट, बिकॉज अभी ये जो हम लोग सिर्फ इनकी बात कर रहे हैं ना, इसके अंदर देयर इज़ ओनली कार्बोहाइड्रेट, देयर इज़ नो न्यूट्रिएंट, देयर इज़ नो प्रोटीन, देयर इज़ नो यू नो मिनरल्स, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। सो हम लोग अगर इसको कॉम्बिनेशन कर दें विद फ्रूट्स और विद वेजिटेबल्स तो वो उसकी डबल हेल्थ मतलब अच्छी हो जाती है। जैसे इसके अंदर अब हम लोग बात करते हैं नूडल्स की, इसके अंदर आप लोग वेजीज ऐड कर लें, चिकन ऐड कर लें, क्योंकि हाली तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स है ना, इसमें आप लोगों को और कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा। अब कैरेट्स ऐड कर लेंगे, कैप्सिकम ऐड कर लेंगे, उसके अंदर आपके पास विटामिन ए है, विटामिन सी है, उसके अंदर आपके पास मैग्नीशियम है, उसके अलावा आपके पास पोटेशियम है जो कि आप लोगों की जो हार्ट है उसके हेल्थ के लिए अच्छा है। आप लोगों की जो ब्लड हो जाता है इकट्ठा हो जाता है, रेगुलेट नहीं करता, आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा है कि आप लोगों की रेगुलेट हो रही होती है। और सबसे एक और बड़ा मसला है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, विच इज़ वेरी बैड फॉर द हेल्थ, और इसके आगे मज़ीद आगे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। सो इससे बचने के लिए आप लोग ये कर दें कि कॉम्बिनेशन दें विद हेल्दी फ्रूट्स, विद हेल्दी वेजिटेबल्स, चिकन, मतलब हर पोर्शन आप उसके अंदर दे रहे हैं, चाहे उसमें आप प्रोटीन भी ऐड कर रहे हैं इस तरह, ठीक है, आप लोग फाइबर्स ऐड कर रहे हैं, फाइबर्स होना बहुत ज़रूरी है इन ऑल दीज प्रोसेस। फाइबर्स से क्या मुराद है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें फाइबर्स को। फाइबर्स जो हैं वो हमारे फ्रूट्स में भी होते हैं, वो हमारे वेजिटेबल्स में भी होते हैं, स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर। जिस तरह आप कैबेज ऐड कर दें, जिस तरह आप इसके अंदर लेटस ऐड कर दें, बर्गर दे रहे हैं उसमें आप बर्गर पैटी लगा रहे हैं, उसमें आप लोग उसके अंदर उसके लाजमी कैबेज ऐड कर दें, उसके बाद टोमेटो ऐड कर दें। सो दिस विल बी एंटीऑक्सीडेंट फॉर देम, इट विल बी फाइबर जो कि उनको डाइजेस्ट भी करवा देगा और उनका जो कॉन्स्टिपेशन है वो भी नहीं होगी, उनका मेटाबॉलिज्म सही होगा। क्योंकि जो ये प्रोसेस्ड फूड हैं, ये इंस्टेंट नूडल्स हैं, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम कॉज करते हैं जो कि बहुत ही बुरा है फॉर द हेल्थ, जिसके अंदर आपके वही बात है कि आपके गट हेल्थ भी आपका तबाह हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपको जो आर्टरीज़ हैं उसके अंदर आपकी ब्लॉकेज हो जाती है, आप लोग की ब्रेन फंक्शनिंग रुक जाती है, आप सुस्त हो जाते हो, ठीक है। दिस होल इज़ लाइक, इससे रोका जा सकता है विद ऑल द ऑल्टरनेटिव्स विच इंक्लूड्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हेल्दी ऑप्शंस, नेचुरल ऑर्गेनिक ऑप्शंस। ठीक है, अगर हम बच्चे की ओवरऑल हेल्थ की या उसकी न्यूट्रिशन जो पूरी करने की बात करें डॉक्टर हमना, तो हमें बताएं कि इसमें हम जो पोर्शन साइज़ है ये बड़ों का और बच्चों का वेरी करता है समहाउ। आपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आपने इन चीज़ों की बात की, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे जो हैं जैसे दूध का इस्तेमाल है वो नहीं करते, उनको नहीं पसंद होता, कुछ लैक्टोज टॉलरेंट नहीं होते हैं। एंड देन सेकेंडली हम अगर बात करें नट्स, उसको किस फॉर्म में दिया जा सकता है कि बच्चे समटाइम्स डायरेक्टली बादाम या इस तरह की चीज़ें नहीं खा रहे होते। सो हेल्दी तरीके से, और जो शुगर या स्वीटनर है इसके हवाले से भी हमें बताएं।
अब फ्रूट जो है वो एक नेचुरल स्वीटनर है, ठीक है। अगर दूध नहीं पी रहे तो आप उसको शेक बना के दे सकते हैं, जैसे मैंगो है इसको, वो भी आप एक्स्ट्रा शुगर बिल्कुल प्लीज़ उसमें मत ऐड करें, आप वो खुद ही एक मीठा एक स्वीटनर है, तो आप उसको अगर शेक बना के दे रहे हैं तो उसमें भी कॉम्बिनेशन आप डिफरेंट चीज़ों का कर सकते हैं ना। लाइक अब आप अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अभी रिसेंटली ना मैं एक वीडियो देख रही थी इन विच देयर वाज लेडी जिसने किंडर जॉय, आपको पता है होता है। अब बच्चों को ऑब्वियसली कलरफुल चीज़ें, ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, या आपकी इनोवेशन है कि आप बच्चों को किस तरीके से डिस्ट्रैक्ट करके उनको हेल्दी चीज़ दे सकते हैं। उसने एग लिया, एग बॉईल किया, उसने उसमें से सारा वो जो उसके अंदर चॉकलेट और वो चीज़ें थी ना वो निकाल के उसमें एग रख दिया। अब बच्चे को बाहर से पैकेजिंग से लग रहा है अच्छा ये किंडर जॉय है, और उसने बाद में निकाल के एग खाया, उसको पता ही नहीं मैंने एग खाया। सो दिस इज ऑल लाइक आप उनको किस तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं ऑनेस्टली, धोखा दे रहे हैं कि बच्चा कैसे खाए। अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको पता, अब तो इतने प्यारे मोल्ड्स आ गए हुए हैं, उसको आप डिफरेंट तरीके से आप उसको मोल्ड्स में करके उसको बटरफ्लाई या फ्लावर्स की शेप दे दें और उनको मजे मजे के तरीके से खिलाएं, तो क्यों नहीं खाएंगे बच्चे। आई थिंक दे विल डेफिनेटली एंजॉय। प्रेजेंटेबल खाना आप उनको देंगे, आई बिलीव, लेकिन आप इस किंडर जॉय में उनको अंडा दे सकते हैं। अच्छा, वैसे ये भी साइकोलॉजिकल बच्चों की एक चीज़ है कि उनको बाहर से अगर कोई आप हेल्दी चीज़ भी लेके, अंडे लेके दे रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ लेके दे रहे हैं, वो खा लेंगे। घर में बनी हुई चीज़ खाते हुए बच्चों को ऐसे ही है। और लिटरली एक और बात, आई फाइंड इट सो फनी समटाइम्स। इट इज एक्चुअली फनी बिकॉज देयर इज सम ह्यूमन साइकोलॉजी एज वेल ना। मतलब लोग थोड़े जो माइंडसेट बन गए उसके अकॉर्डिंग रहते हैं। अब देखिए, आप फ्रेंच फ्राइज है, आप घर पे माए आलू काट के तरद्दुद करके उसको बना, नहीं, उनको वो जो पैकेट में बने हुए फ्राइज है उनको वो खाने, ऐसा फ्राइज ही दोनों। लेकिन आपको एक और बात बताती हैं, देखें द थिंग इज आजकल जो है ना, जो ट्रेंड चल रहा होता है, सारे उस बच्चे भी आजकल सबके पास फोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, दे आर ऑलवेज ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, तो वो उसको देख के भाई हमने ये करना है वो करना है, जो ट्रेंड्स वो। अब ये थोड़ी, मैं कहती हूँ न्यूट्रिशनल फैक्ट तो है ही है, लेकिन थोड़ी आपको बच्चों की भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए, ये कह के कि उनको थोड़ा समझाना चाहिए कि बेटा अगर इफ़ यू विल टेक दिस, आप मोटे ही होते जाओगे, आपकी हाइट रुक जाएगी, सारे बच्चे आगे। तो थोड़ा सा आपको ब्रेन काउंसलिंग भी आई थिंक करनी चाहिए बच्चों की, अलॉन्ग विद हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। और मैं आपको बताऊँ, बच्चों को ये हेल्दी ईटिंग हैबिट्स जो है ना बचपन से डालनी चाहिए। फ्रेंच फ्राइज ठीक होते हैं? नहीं, फ्रेंच फ्राइज ऑब्वियसली नॉट एवरी डे, ठीक है। पोटैटो इज गुड, उसके अंदर भी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अच्छे न्यूट्रिशन होते हैं, पोटेशियम वगैरह, लेकिन वो आपकी फैट का, ओबेसिटी का रीज़न बनते हैं, ठीक है। सो फ्राइड, आई थिंक फ्राइड आइटम कोई भी होगी वो ऑयल के साथ जब भी कंबाइन हो जाएगी तो वो आपके लिए हार्मफुल ही होगी। सो इट्स लाइक बच्चों को पसंद ज़रूर होते हैं, लेकिन आप उसको हमेशा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, आप उनको दे दें, लेकिन आप उनको फिर क्वान्टिटी कम दें, या उनको बिल्कुल वंस ट्वाइस इन अ मंथ मैक्सिमम दें, इस तरह उनको लिमिट कर दें, उनको किसी चीज़ से क्रेव ना कराएं, क्योंकि क्रेव कराने से बच्चों की और मतलब जिद बढ़ती है। हाँ, कि जिस चीज़ से मना करे वो और करना होता है। एग्जैक्टली, ठीक है। क्योंकि जो पोटैटो है दैट इज़ नॉट वेरी डेंजरस, यू कैन डेफिनेटली गिव, उसके अंदर भी अच्छी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ओके, परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हमना, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाएं। डॉक्टर हमना नदीम हमारे साथ मौजूद थी, न्यूट्रिशनिस्ट जी, और बच्चों की हेल्दी डाइट के ऊपर जो हम इंस्टेंट चीज़ें बनाकर उनको देते हैं उसको डिस्करेज भी करी थी, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चों को जो हेल्दी ऑप्शंस हैं खाने की वो दें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और आज हम कुछ फाइनेंसिस को लेकर, सेकेंडली स्टॉक मार्केट को लेकर, इकोनॉमी को लेकर मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। गुज़िश्ता हफ्ते अगर पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो कारोबारी सरगर्मियाँ बड़ी हौसला अफजा रहीं और बड़ा एक तारीखी रकम हुई, जो कि पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो विद टाइम हम मैक्रो लेवल के ऊपर बहुत सारी चीज़ों पर बात कर रहे हैं कि इम्प्रूव हो रही हैं, और लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है, हमने हमेशा बात की है कि माइक्रो लेवल के ऊपर उस तरह से नहीं पहुंच पा रहा। उसकी बहुत सारी रीजंस है, दो कि वी आर रियली होपफुल कि चीज़ें या इम्पैक्ट जो है आवाम के ऊपर डायरेक्टली है। स्टॉक मार्केट, हाउ डज़ इट वर्क? मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि इस वक्त हमें देख भी रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को आइडिया है भी, जो कि सारी चीज़ को बहुत बेहतर अंदाज में समझते भी हैं और इसके अप एंड डाउन के हवाले से भी समझते हैं, लेकिन सेकेंडली बहुत सारे लोग फेमिलियर नहीं हैं। और जब हम इकॉनमी की बात करते हैं तो इकॉनमी के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं
चीज़ें अनटिल अनलेस वो कि एक लोअर तबके के ऊपर, आवाम के ऊपर नहीं पहुंच रहे, तब तक वी डोंट अंडरस्टैंड द रियल एसेंस और मीनिंग ऑफ इकोनॉमी, राइट? सो आज हमने इस पे बात करनी है। हमारे साथ अब्दुल रहमान नजम साहब मौजूद हैं जो कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, हर चीज़ पे हमें आज प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। हम ना स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट की या स्टॉक्स की हमेशा बात करते हैं। एक आम पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए रियली वांट कि आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। सिंस यू आर फाइनेंशियल एक्सपर्ट एज वेल, आई रियली वांट कि हम इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में भी इसको डिस्कशन में लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगों ने असल में पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी थोड़ा बहुत ना स्टॉक मार्केट को बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाया हुआ है। वो कहते हैं कल कोई भी खबर आ जाएगी, एकदम से सब कुछ बदल जाएगा और मेरी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो ख़राब हो जाएगी। बट आप इसके ओरिजिन्स भी अगर देखें ना, सो ये बेसिकली एक टूल होता है किसी भी इकोनॉमी में। इसका बहुत अच्छा रोल होता है कि जो भी उस इकोनॉमी के अच्छे बिजनेसेस है ना, आम लोग उसमें पार्टनरशिप कर सकते हैं। अब लोग देखते होंगे स्ट्रीट पे, सब कहते हैं कि महंगाई बहुत हो रही है, सैलरी क्लास पे टैक्स भी ज़्यादा है, सैलरी भी नहीं बढ़ती, लेकिन सब कहते हैं बिजनेसमैन जो है ना वो बहुत पैसे बनाते हैं। और दिस इज़ ट्रू फॉर पाकिस्तान एज वेल। आप पिछले 20-25 साल का अर्सा देखेंगे, इकोनॉमी भी टर्मोइल में रही है, पॉलिटिक्स में भी अपहीवल होता रहता है, लेकिन बिजनेसमैन के प्रॉफिट जो है ना ऊपर जा रहे हैं। सो इस वजह से स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहां आप पाकिस्तान के जितने भी टॉप बिजनेसेस हैं, आप कोई भी नाम सोचते हैं जिनके बारे में हेडलाइंस भी आती रहती है, मोहम्मद अली तब्बा हैं, बैंक्स के ओनर्स हैं जिसके बारे में लोग कहते हैं बहुत प्रॉफिट बना लिया, तो इसमें आम लोग जो है अपनी इन्वेस्टमेंट में इसके थ्रू पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक प्लेटफॉर्म होता है, पूरी दुनिया में इसको क्रिएट किया गया है ताकि लोग अपनी सेविंग्स जो हैं, जो वो थोड़ी बहुत हर महीने सेव कर रहे होते हैं, उसको जो है इसमें लगाते रहें और जो है उनका एक रिटायरमेंट फंड बन जाता है। आपने देखा होगा अभी यूएस में भी जब टैरिफ्स चल रहे थे तो उधर कोई ये बात नहीं करता था कि हमारे बिजनेसेस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। पहली हेडलाइन आती थी, लोग बात करते थे कि लोगों का रिटायरमेंट फंड जो है ना वो स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है और स्टॉक मार्केट गिर गई, तो रिटायरमेंट वाले लोगों का जो है ना वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। एग्जैक्टली। अच्छा अब्दुल रहमान, ये जो अभी आपने बात की, आपने बड़े सिंपली इसको एक्सप्लेन किया, लेकिन जब हम लोगों से बात करते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, यू नो, जो इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कर रहे होते हैं, उनकी बहुत जो कह लें ना हर चीज़ उस पर स्टेक पे होती है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम उसको इतना ट्रिकी और कॉम्प्लिकेट करके बता रहे होते हैं। इज इट रियली दैट ट्रिकी एंड कॉम्प्लिकेटेड? देखिए, एक जब एडवाइजर्स होते हैं ना, कुछ एडवाइजर्स सोचते हैं कि मैं जितना ज़्यादा इसको मुश्किल करके बताऊंगा ना उतना ज़्यादा लोग जो है ना मेरे पास आएंगे। अगर मैंने उनको सब कुछ समझा दिया तो वो मैं तो जो है फिर एडवाइस कैसे करूँगा। लेकिन एक अच्छे एडवाइज़र का काम होता है कि वो आपको सही चीज़ बताए। लॉन्ग टर्म में जो स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स होते हैं, अब वो आपको इस तरह से गाइड करते रहते हैं कि कल ये खबर आने वाली है तो आप ये वाला स्टॉक ले लें। और ज़्यादातर पाकिस्तान में अब जितने 3-4 लाख लोगों ने इन्वेस्ट किया भी है, ज़्यादातर आप स्ट्रीट पर देखेंगे, मैंने भी अपने घर में जब स्टार्ट करा था यही देखा कि सब कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में तो नुकसान हो जाता है, लेकिन जब आप पुराना डेटा उठा के देखें, अगर आपने कुछ भी नहीं किया होता, सिर्फ स्टॉक मार्केट में एक नॉर्मल सी कंपनी में थोड़े थोड़े इन्वेस्ट कर दिए होते, तो हमारा ये जो इंडेक्स है अब ऑलमोस्ट 150,000 का माइलस्टोन जो है रीच करने वाला है। ये 1999 के शुरू में 1000 पे होता था। तो सोचें अगर आपने उस वक्त कुछ भी नहीं किया होता, इंडेक्स में जो 20-30 कंपनीज होती हैं उसमें थोड़े थोड़े शेयर ले लिए होते, तो आज आपके 1 लाख रुपए जो है वो 1.5 करोड़ रुपए होने वाले थे। सो ये लॉन्ग टर्म में बिजनेसेस ने जो है अपनी वैल्यू क्रिएट की है। आप भी इसमें जब पार्टनरशिप करेंगे, अब बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं ये अमीरों के लिए सिर्फ, अगर मेरे पास कोई 20-30 लाख या 10-20 करोड़ है फिर ही मैं इसमें आऊँ, लेकिन पाकिस्तान में 5,000 से भी अकाउंट खुल जाता है। अच्छा, आप हर महीने 5-5 हज़ार सेव करके भी जो है ओवर टाइम जो है एक पूरी अपनी सेविंग्स क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा अब्दुल रहमान, अब ये जो आपने भी बात की, इससे एक नई मुझे डायमेंशन मिली है। हमारे यहाँ जिनको अवेयरनेस है उनको तो बहुत है, आप जैसे लोग काम कर रहे हैं, यू रन योर ओन कंपनी एंड एवरीथिंग, बट जिनको अवेयरनेस नहीं है, पीपल डोंट नो, उनके लिए एक बहुत अनहोनी और अजूबा सी चीज़ है कि लोग अच्छा स्टॉक मार्केट में, वही बात है कि अच्छा हमारे पैसे डूब जाएंगे अगर स्टॉक मार्केट डाउन होगी। इवन हमने क्रिप्टो के टाइम पे भी देखा था, अब तो ऑफिशियली शायद हम उन चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन क्रिप्टो जब आया था एंड पीपल वे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, तो जिन्होंने बिटकॉइन खरीदा था दे वर, मतलब अब यहाँ के करोड़पति अरबपति बन चुके हैं, और उस वक्त किसी ने उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। ये तो खैर एक ऑफिशियली एक चीज़ है। सो अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पीपल रियली अंडरस्टैंड द आइडिया एंड कॉन्सेप्ट बिहाइंड स्टॉक मार्केट एंड एवरीथिंग। आई थिंक जो हम लोगों का खुद का भी एक्सपीरियंस है, अब लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से हम लोग की कंपनी ऑपरेट कर रही है। हम लोग एडवाइस भी करते हैं, लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी भी प्रोवाइड करते हैं। सो ऑलमोस्ट मोर देन 1000 पीपल डायरेक्टली जो है ना हमारे इन कॉन्टैक्ट में हो चुके हैं। सो आई थिंक वी हैव के लोगों के जो भी मसले होते हैं ना हमने सारे सुन लिए। सो मैंने जो है ना नोट डाउन किया कि 2 चीज़ें जो होती हैं ना लोग, जिसकी वजह से नुकसान भी होता है और जिसकी वजह से घबराहट भी होती है। पहली चीज़, लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स ना बहुत नीचे ऊपर नीचे होती है, कुछ पता नहीं होता अगले साल क्या होगा, एकदम से इंटरेस्ट रेट कभी ऊपर चले जाते हैं, कभी जो है रिजर्व्स कम हो जाते हैं। तो ऐसी जगह पे ना मैं प्लॉट में इन्वेस्ट करता हूँ।
प्लॉट जो है ना सेफ है, ज़मीन है, मैं जा सकता हूँ वहाँ पे सब कुछ कर सकता हूँ। एक स्टॉक मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे जो है ना मुझे समझ नहीं आती। तो अब आप देखें पिछले 25-26 ईयर्स में पॉलिटिक्स में सब कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो आपने देखना है कि जो पाकिस्तान के बिजनेसमैन है ना, वो इस टर्मोइल के बावजूद उनकी स्ट्रैटेजी और उनका जो काम करने का तरीका है वो इसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। दूसरी चीज़ जो लोगों को घबराहट देती है ना, जो वो ना अब एक पूरा दुनिया भर में कहते हैं कि आपने ना इंडेक्स इन्वेस्टिंग करनी। जो रिसर्च नहीं कर रहा, टाइम स्पेंड नहीं कर रहा कंपनीज़ को स्टडी करने में, उसने जो है KSE 100 इंडेक्स में अगर 100 कंपनीज है ना, तो जो टॉप 20-30 होंगी ना, आप उसमें थोड़े थोड़े सब में इन्वेस्ट कर दें, ताकि कोई कंपनी ऊपर जाएगी, कोई थोड़ी सी लॉस में भी जाएंगी, तो आपका ओवरऑल रिजल्ट एक एवरेज आउट होकर अच्छा हो जाएगा। लोग एक कंपनी में इन्वेस्ट कर लें, और ज़्यादातर वो ऐसी कंपनी होती है जो कि ना इतनी अच्छी नहीं होती, छोटी कंपनी होती है। और फिर वो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है ना वो बुरी है, उससे जो है ना अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। आप टॉप 20 में थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, संभव कहीं से तो आपको फायदा या बेनिफिट होगा। मोस्ट प्रॉब्ली उसमें से जो 20 होंगी, 2 नीचे चली जाएंगी। कोई उनका कोई ऐसा रीज़न होगा, उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा, या उनके ओनर्स जो हैं वो सही तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो बाकी 18 होंगी वो उनके लॉसेस को मोर देन कवर करेंगी। तो कंपनी की नॉलेज जब नहीं होती, लोग शेयर्स जल्दी भी बेच देते हैं, थोड़ा सा नीचे जाता है उनको घबराहट होने लग जाती है, क्योंकि वो उसका बिजनेस अंडरस्टैंड नहीं करते। तो यही 2 रीजंस हैं। अगर आप इन दोनों पे काबू पा लें, देखें हिस्ट्री तो आपको बता रही है, जो पहला वाला रीज़न था ना, हिस्ट्री आपको बता रही है कि पिछले 25-30 ईयर्स में सब कुछ हो गया पाकिस्तान। आई डोंट थिंक ऐसी चीज़ है जो नहीं हुई, उसके बावजूद भी जो है इतना अच्छा रिजल्ट है। जो सेकंड रीज़न है ना, उस पर हम लोग भी बहुत काम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल, मेरे नाम से ही अब्दुल रहमान नजम, उस पर कंपनीज़ की डिटेल्ड वीडियोज़ बनाते हैं। जब एक दफ़ा आप वो देख लेना तो आपको थोड़ा सा समझ आता है कि ये कंपनी करती क्या है। फिर अगर शेयर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता भी है ना, तो आपको घबराहट नहीं होती। तो अब्दुल रहमान, ये जो आप अभी अवेयरनेस हम इस वक्त बात करें, ये वो बहुत बेसिक चीज़ें हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिनको अगर एक आम आदमी समझ ले तो उसके लिए कहीं ना कहीं चीज़ें ईजी हो जाती हैं। सो एज ए एडवाइज़र, और हमारे पास ऐसी कंसल्टेशन कंपनीज ऑलरेडी, आपकी कंपनी तो काम करी, और ऐसी है कि हम लोगों को ये अवेयरनेस दे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वही बात है, पीपल आर क्वाइट रिलक्टेंट, दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक एक्सचेंज और समथिंग लाइक दैट। पाकिस्तान में ना एडवाइजर्स थोड़े से कम थे, ब्रोकरेज हाउसेस तो पिछले 20-30 सालों से बहुत ज़्यादा हैं, और आई थिंक मोर देन 100 होंगे। बट USA में भी जब ये पूरा एक आया था बूम के ज़्यादातर लोग जो है स्टॉक मार्केट में, अब वहाँ पे ऑलमोस्ट 60 से 70% लोगों का स्टॉक मार्केट अकाउंट होता है। इंडिया में भी ये 10% पे पहुँच गया। तो ये जो बूम आता है ना, ये एडवाइजर्स के थ्रू आता है, यानी कोई ऐसा बंदा जो आपको बता सके कि ऐसे होता है, आपने ये नहीं करना, शुरू के 2-3 सालों में आपको गाइडेंस दे। तो पिछले 1-2 सालों से आप भी देखते होंगे यूट्यूब पे अब फाइनेंशियल कंटेंट काफ़ी ज़्यादा बनने लगे हैं। तो 3-4 चैनल ऐसे अब आ गए हैं जो कि अच्छा सबको गाइड कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान एक उस बूम जो है ना उसके आई थिंक स्टार्ट इट्स ऑन द राइट ट्रैक, वी मस्ट से। अच्छा अब्दुल रहमान, सिंस यू आर फाइनेंशियल एक्सपर्ट एज वेल, और आप मैनेजमेंट कंसल्टेंसी भी देते हैं, हाउ टू मैनेज योर फाइनेंसेस? हम एक मैक्रो लेवल पे भी बात करें और माइक्रो लेवल पे भी बात करें। देखिए, इसमें हम सबको बताते हैं कि मैंने ज़्यादा ना वॉरेन बफे के जो सारी पुरानी उनकी मीटिंग्स होती थी, वो जो बात करते थे, उन्होंने जिस तरह से लोगों को एक्सप्लेन किया, उसके थ्रू ना रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट जब वो एक्सप्लेन करते हैं ना, तो वो 2 स्टेप्स बताते हैं कि एक बंदा है जो सेम पॉइंट से दोनों लोग स्टार्ट करते हैं, एक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर लेता है और रिच माइंडसेट में चला जाता है, और एक होता है पुअर माइंडसेट। सो रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट का जो पहला स्टेप है जिसमें डिफरेंस होता है, वो होता है सेविंग्स का। रिच माइंडसेट में आपकी सैलरी अगर 50,000 भी होगी ना, जो रिच माइंडसेट होगा ना, वो 5,000 सोचेगा कि ये मैंने साइड पे करना ही करना। वो सोचेगा मेरी सैलरी है ही 45,000, मैंने इसी में गुजारा करना। तो बहुत स्मॉल परसेंटेज भी हो सकती है, अगर आपकी सैलरी कम है, आपने सेव करना ही करना है। ठीक है। फिर जो सेकंड स्टेप है जो है डिफ्रेंशिएट करता है दोनों में, वो ये है जैसे ही सेविंग्स आई, बहुत ज़्यादा लोगों के पास सेविंग्स आती हैं लेकिन वो उसको सही जगह नहीं लगाते, बैंक में रख दिए, उससे जो है रिटर्न कोई नहीं आता, या जो है डॉलर लेके रख दिए, डॉलर लॉन्ग टर्म में कोई आपको रिटर्न, गोल्ड ने फिर भी थोड़े बेहतर रिटर्न दिए। हाँ, गोल्ड फिर भी आप कह सकते हैं कि एक तरह की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, क्योंकि डिवैल्यूएशन भी हो जाती है। तो आपने अपनी सेविंग्स को ना इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना है, उस पैसों को एक ऐसी जगह लगाना है कि फिर पैसों से खुद पैसे बने। और जब आप ये सेविंग्स करनी शुरू कर देते हैं ना, एक टाइम ऐसा आता है आफ्टर 10-15 ईयर्स कि आपका जो पोर्टफोलियो होता है या जो आपकी सेविंग्स होती हैं, उससे जो नॉर्मल रिटर्न आता है ना 1 साल में, वो आपके सैलरी से ज़्यादा होता है। अच्छा। फिर आप रिटायरमेंट का सोच सकते हैं, फिर आप अपने बिजनेस क्रिएट करने का सोच सकते हैं, आप रिस्क फील नहीं करते लाइफ में। तो आप जो है अपने जो ज़रूरी एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके कवर हो जाते हैं, और फिर आप जो है कोई अपनी लाइफ में रिस्क ले सकते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, जिसमें आप बहुत ज़्यादा वैल्यू भी क्रिएट कर सकते हैं फ्यूचर में। अच्छा अब्दुल रहमान, ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन हमारे यहाँ में मोस्टली अपने इर्द गिर्द भी आई फील के लोगों में सेंस नहीं है फाइनेंसेस को मैनेज करने की। और इवन हमने बहुत बड़े लेवल पे देखा है कि एक शख्स ने अपनी ज़िंदगी में अपना बिजनेस एंड एवरीथिंग बहुत
पीक पे देखा है एंड सडनली यू हेयर अबाउट देम, वो बहुत बुरी हालत में है, दे कुडंट मैनेज देयर फाइनेंसेस। ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इट्स अ प्रॉपर सब्जेक्ट इंटरनेशनली और लोग इसमें डिग्रीज करें, बट एट द सेम टाइम लोगों के अंदर इस अवेयरनेस और इस सेंस को प्रिवेल करना कितना इम्पॉर्टेंट है कि हाउ टू मैनेज योर फाइनेंसेस, ताकि आप लेटर एज में, रिटायरमेंट की एज में, यू डोंट हैव टू यू नो बी वेरी वरिड अबाउट योर सर्टेन फाइनेंसेस। कहते हैं कि जब आप रिटायरमेंट वाली एज में जाते हैं ना, दो ही चीज़ें आपके काम आती हैं, एक हेल्थ और एक वेल्थ। आपको किसी पे फिर ना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो दुनिया भर में भी ये गैप है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में। आप अमेरिका में भी एग्जांपल्स देखेंगे फेमस स्पोर्ट्समैन की, आर्टिस्ट गोरों की। में तो ये है कि जो कमाया बस लगा दिया ना। वो नेचुरली उनकी गवर्नमेंट उनको थोड़ा सा सपोर्ट करी होती है ना, और एक थोड़ा सा बना हुआ है कि सबने थोड़े थोड़े स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए होते हैं रिटायरमेंट फंड में, तो उनकी थोड़ी सी जो है एक तरह से बचत हो जाती है। बट उधर भी जो है हैबिट्स इसी तरह की हैं। यूनिवर्सिटीज़ में आप देख लें फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं पढ़ाई जाती, तो ये ज़्यादातर जो है यूट्यूब के थ्रू या जो लोग इसकी जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके थ्रू ही सबको जो है सिखाया जाता है। पाकिस्तान में अब आप ओवरऑल मैक्रो लेवल पे भी अगर आ जाएं, आप देखें हमारा इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो कितना कम है कंपेयर टू इंडिया। हालांकि इंडिया की इनकम और हमारी इनकम में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ये अगेन शो कर रहा है कि हम लोग की थोड़ी हैबिट्स जो है ना वो फाइनेंशियल लिटरेसी से अलाइन नहीं है। हम लोग को सबको थोड़ी थोड़ी, अगेन जिसकी सैलरी कम है उसको 5-10% सेव करना चाहिए, जिनकी थोड़ी ज़्यादा है उनको 20% सेव करना चाहिए, ताकि आप जो है थोड़े सालों बाद जब आप 50 के हों या 40 के हों तो ऐसे टाइम पे आएँ कि आपकी सैलरी जितनी थी, अर्निंग पावर, वो आपकी सेविंग्स आपको जो है क्रिएट करके दें, फिर आपकी लाइफ जो है बहुत अच्छी हो जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा अब्दुर्रहमान, टेल अस अबाउट योर कंपनी, जो आपकी कंपनी है किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, स्टॉक मार्केट है, बिकॉज ये जो अवेयरनेस की बातें हैं इसमें आपको हमेशा कंसल्टेंसी रिक्वायर्ड होती है। और सेकेंडली मुझे कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के हवाले से भी जानना है, बिकॉज हम अक्सर अपनी, मेरी नज़रों से भी गुजरता है थ्रू इंस्टाग्राम एंड थ्रू सोशल मीडिया कि फ़लानी जगह आप हमारे साथ ये इन्वेस्टमेंट करें। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स को बड़ा इनकरेज किया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का स्कैम भी हो जाता है। तो स्कैम्स को अवॉइड करने के लिए ऑथेंटिक चीज़ों का आपको समझ आने के लिए कितना ज़रूरी है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर कंपनी? जैसे हम लोगों ने अभी बात की कि 2 गैप्स हैं लोगों की फाइनेंशियल लिटरेसी। एक तो नॉलेज बिल्कुल नहीं होती, सेविंग्स की हैबिट्स। ये हम लोग जो है अपने इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास के थ्रू ना सबको डिटेल में, जो मतलब 3 to 4 मंथ डिटेल, उसमें हर पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपनी, सीमेंट सेक्टर कैसे काम करता है, फर्टिलाइजर सेक्टर कैसे काम करता है, तो जो हमने सेकंड सोर्स ऑफ घबराहट जैसे बताई कि लोगों को पता नहीं होता कंपनी क्या कर रही है, उसमें पूरी डिटेल करते हैं। लोगों को ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान में बूम बस्ट साइकिल होते हैं 20-25 सालों में, उसको आपने किस तरीके से समझना है। ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट होता है फाइनेंशियल लिटरेसी के गैप को कवर करने के लिए। सेकेंडली, बहुत ज़्यादा लोग जब उनको ये समझ आ जाती है, फिर आपको जो नॉर्मल रिटर्न आ रहा होता है उससे अगर एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए, अब लेट्स से अगर आप देखें वॉरेन बफे की जर्नी, उनको क्यों इतना सेलिब्रेट किया जाता है, उसका रीज़न ये है कि 1956 में जब उन्होंने स्टार्ट किया, जब से लेके आज तक एवरेज स्टॉक मार्केट जो यूएस की है वो एक साल में 9% प्रॉफिट देती है, लेकिन उनका प्रॉफिट 20%। तो जिन लोगों ने उनके साथ इन्वेस्ट किया उनकी सेविंग्स जो है बहुत ज़्यादा तरीके से जो है वो डबल, ट्रिपल, इवन 10 टाइम से भी ज़्यादा बढ़ गई। सेकंड जो हमारी सर्विस होती है, जिसमें हम लोगों को बताते हैं कि टॉप कंपनीज आजकल कौन सी चल रही हैं, उनकी एक पूरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होती है। उसमें हम उनको गाइड करते हैं कि हम विद आर टीम, आर एक्सपर्टीज़, हमारे मोर देन 7-8 एनालिस्ट हैं जो कि हर कंपनी को गौर से देख रहे होते हैं, हम आपको गाइड करेंगे कि अभी आपको किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर जब पाकिस्तान का अभी तो बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन है, बट कल को अगर चीज़ें चेंज होती है तो हम आपको गाइड करते हैं कि वेल्थ प्रोटेक्शन भी कैसे करनी है। ओके। एंड जैसे आपने पूछा स्कैम्स, अब पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा अमीर मुल्क नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में आई थिंक मोर देन $5 बिलियन के हर साल स्कैम हो जाते हैं। उसके ना 2-3 मैं स्टेप्स बताता हूँ सबको, वो अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आप 99% स्कैम से बच जाएंगे। फर्स्ट इज़, जब आप फाइनेंशियल लिटरेसी थोड़ी सी सीख जाएंगे ना, आपको समझ आएगा कि दुनिया के जो टॉप इन्वेस्टर्स हैं वो भी साल का उनका रिटर्न है 20%। सही है, यानी कि महीने का अराउंड 1.5 से 2%। तो जो ज़्यादातर स्कैमर्स होते हैं ना वो आपको मंथली ऑफर करते हैं कि मैं आपको 5% दूंगा। अच्छा, तो दुनिया के जब टॉप इन्वेस्टर्स आपको 2% नहीं ला के दे रहे तो वो 5% कैसे लेगा? वो मोस्ट प्रॉब्ली आपने जो पैसे दिए होंगे ना उसी में से 2-3 महीने आपको रिटर्न देंगे और बाकी पैसे लेके भाग जाएंगे। तो कोई भी आपको प्रॉमिस करे मोर देन 2% पर मंथ, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो स्कैम है। ओके। सेकेंडली, आपने देखना है, अब आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप किसी और मुल्क में जाके वहाँ पे केस नहीं कर सकते, उधर के लॉयर्स को फीस नहीं दे सकते, तो आपने जिस भी कंपनी से डील करना है ना वो SCCP रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ओके। इंटरनेशनली भी बहुत सारी, अब जैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग की यहाँ पे कंपनीज ऑपरेट करती हैं, वो किसी केमन आइलैंड्स या कोई यूरोपियन टैक्स फ्री जुरिस्डिक्शन होती है जहाँ पे बहुत आसानी से कंपनी रजिस्टर हो जाती है, वहाँ की रजिस्ट्रेशन लेके जो है ऑपरेट कर रहे होते हैं। लोगों को लगता है इंटरनेशनल कंपनी है, बहुत सेफ होगी,
लेकिन आपको सिर्फ पाकिस्तान के रेगुलेटर, आप पाकिस्तान के सिटीजन हैं, सिर्फ पाकिस्तान के रेगुलेटर्स ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके। अगर आपके साथ कोई स्कैम होगा, आप सिर्फ SECB के पास जा सकते हैं, आप जो इंटरनेशनल रेगुलेटर के पास नहीं जा सकते। तो जिस कंपनी से भी ऑपरेट करें, वो जितनी भी बड़ी हो, उसकी जो है ना पाकिस्तान में कोई ना कोई फुटप्रिंट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आप ये 2 स्टेप्स फॉलो करेंगे ना, 99% स्कैम से आप बच जाएंगे। और ये जो अभी हम बातें कर रहे हैं, ये इतनी कॉमन बातें नहीं है। ऑब्वियसली लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, और वही बातें हमने हर चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि समहाउ हम जब बात कर रहे होते हैं स्टॉक मार्केट की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हम समझते हैं बड़ी को हवा चीज़ें और पता नहीं क्या होगा। मेरे अपने दिमाग में जो स्टॉक मार्केट का आइडिया या कॉन्सेप्ट है, चूँकि अब मैं शो वगैरह कर रही होती हूँ, तो मुझे अदरवाइज आई हैड नो क्लू अबाउट इट कि अच्छा क्या स्टॉक मार्केट के बारे में सोचना हो ना, सीधा सोचें कि आप अपने अराउंड देखें। पूरी दुनिया में हर मुल्क में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है ना बिजनेसमैन कमाते हैं। बिल्कुल ऐसा। और स्टॉक मार्केट के थ्रू जब आप लॉन्ग टर्म के लिए उनके साथ पार्टनर बनेंगे, तो उनका प्रॉफिट और आपका प्रॉफिट बराबर होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये जो रोज की न्यूज़ और ये सारी चीज़ें ना, ये जो 1% लोग होते हैं ना एक्सपर्ट्स, उन पे छोड़ दें। ये आपने जो रोज की न्यूज़ का बात किया, पाकिस्तान की इकोनॉमी अब अल्हम्दुलिल्लाह वी डूइंग बेटर इन नंबर्स, राइट। लेकिन जो इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी हमारे मुल्क के अंदर रिगार्डिंग इकोनॉमी, कि हम लोन ले रहे हैं, हमारी इकोनॉमी बैंकरप्सी की हमने बातें सुनी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। जो इकोनॉमी की स्टेबिलिटी है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंस की हामिल होती है, ज़ाहिर है इसका मेजर रोल है। सो अब पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से रियली वांट कि आप एक ओवरव्यू दें कि ये इतनी स्टेबल है कि पीपल हु आर इन्वेस्टिंग दे शुड रिलैक्स अबाउट इट एंड नॉट टू बी वरिड कि अच्छा खुदा ना खास्ता हमारी वेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी या क्या हो जाएगा। देखिए, अगर तो कोई लॉन्ग टर्म के जैसे थोड़े पैसे हर महीने उसने सेव करने अगले 20-25 सालों के लिए, ताकि वो अच्छी जो है एक इन्वेस्टमेंट गैदर कर ले रिटायरमेंट से पहले, फिर तो आपको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगेन रेफरेंस दूंगा, पिछले 30 ईयर्स में सब कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी इतने अच्छे रिटर्न्स आ गए। लेकिन जो थोड़े लोग शौक से देखते हैं, समझना चाहते हैं इकोनॉमी को, उनके लिए जो है 2-3 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। एक होता है इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे होते हैं ना, तो लोग का ज़्यादा रुझान बनता है कि हम बैंक में पैसे रख लेते हैं, उधर रिटर्न ज़्यादा आ रहा है, स्टॉक मार्केट थोड़ी सी नीचे आ जाती है या साइडवेज हो जाती है। लेकिन आजकल इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ रहे हैं, ऑलमोस्ट हाफ हो गए हैं, अब 2-3 और परसेंटेज डिक्रीज़ होने के चांसेस हैं अगले 1 ईयर में। तो ये चीज़ जो है स्टॉक मार्केट के फेवर में जा रही है। फिर आपने देखना होता है पाकिस्तान में, क्योंकि डॉलर रिजर्व इतने ज़्यादा नहीं है, आपने करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है ना, यानी कि हर महीने में डॉलर बाहर जा कितने रहे हैं और आ कितने रहे हैं, उनको थोड़ा सा देखना होता है। तो वहाँ पे भी जो है हमने अभी जो साल ख़त्म हुआ है उसमें आई थिंक $2.5 बिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस किया है, और ये काफ़ी ज़्यादा सालों के बाद जो है ये हाईएस्ट नंबर अचीव हुआ है। तो वहाँ पे भी हम लोग बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। सो इकोनॉमी को देखने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उसमें देखते हैं कि इसकी सेल बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, इनके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। ये सारी चीज़ें आप डिटेल में कर सकते हैं। एक हमने पूरा अपने यूट्यूब चैनल पे बुल बेयर मार्केट का फ्रेमवर्क भी बनाया हुआ है, 1 घंटे का लेक्चर है, जिसमें पॉलिटिक्स और ये जो सारे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, उन सब के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। लेकिन ये सब उन लोगों के लिए है जो प्रॉब्ली 5% लोग देख रहे होंगे, जिनको शौक है टाइम स्पेंड करने का, वीकेंड पे देखना चाहते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को थोड़े और अच्छी कंपनीज पिक करना चाहते हैं। जो 95% लोग देख रहे होंगे ना, उनको सिर्फ इतना भरोसा काफ़ी है कि लॉन्ग टर्म में बिजनेसमैन प्रॉफिट सबसे ज़्यादा बनाएंगे, और मैंने इनके साथ पार्टनर बनना है। बिल्कुल सही है। और इसमें ऐसा नहीं कि आपको लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट चाहिए। अभी अब्दुर्रहमान ने बताया कि आप 5,000 से भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। सो आपका रिसर्च वर्क एक अच्छा होना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, और उसके बाद यू कैन इन्वेस्ट और आप उस पर रिलाई कर सकते हैं समहाउ। बट अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि आप लाखों रुपए डाल के अब आप इंतज़ार में बैठे हैं, सो स्लो एंड स्टेडी आप थोड़ी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। और इस बात का और इस कॉन्वर्सेशन का पर्पस भी यही है कि आम आवाम को इस हवाले से जो अवेयरनेस क्रिएट हो। थैंक यू वेरी मच अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। अब्दुर्रहमान नजम हमारे साथ मौजूद थे जी, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, और इन्होंने स्टॉक मार्केट से लेके इकोनॉमी, हाउ डज इट वर्क और कितने इंपॉर्टेंट होते हैं पॉजिटिव इंडिकेटर्स को देखना, अपने काम को करना। आप इनको यूट्यूब चैनल पे भी इनका देख सकते हैं, इनके नाम से ही, अब्दुर्रहमान नजम के नाम से, जहाँ पे ये आपको मुख्तलिफ लेक्चर्स और चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। आई होप ये कॉन्वर्सेशन काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके साथ।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और हम अब बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से और साथ साथ हमारे पास शेफ़ भी मौजूद हैं। शेफ़ से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले ज़रा मैं क्रिकेट के हवाले से डिस्कशन कर लूँ। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल एक रोज़ा जो सीरीज़ है उसका आज फाइनल मैच है और दोनों टीम्स एक मैच जीतकर सीरीज़ में बराबर हैं और तीसरा वनडे आज शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। पिछले मैच की बात करेंगे तो वेस्ट इंडीज़ ने जी बारिश से मुतासरा दूसरे वनडे में ज़बरदस्त कमबैक किया, पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त दी। ये 3 मैचेस की सीरीज़ को 1-1 से बराबर किया। बारिश ने जहां मैच के जो मोमेंटम है उसको ब्रेक किया, वहीं पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप भी मुसलसल प्रेशर में नज़र आई। अब देखना ये कि आज का जो मैच है, जो कि फैसला कुन मैच है, इसमें पाकिस्तानी टीम कैसे परफॉर्म करती है, अपनी जो इनके ऊपर प्रेशर है उसको कैसे कम करेगी, और साथ साथ फिर जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है वो होम कंडीशंस का फ़ायदा उठाते हुए क्या आखिरी मैच या सीरीज़ को अपने नाम कर लेगी। इसी पर तज्जिया लेंगे। नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच नसीम साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? यू वेलकम। गुड मॉर्निंग अर्मिला। अच्छा जी नसीम साहब, पहला मैच, दूसरा मैच, अब हमने आज फाइनल मैच खेलना है। पहले तो मैं ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से पहले 2 मैचेस में बात करूंगी, फिर हम आज के मैच पे भी डिस्कशन करेंगे कि क्या हम बेहतर तौर पे कर सकते हैं। परफॉर्मेंस, ओवरऑल कॉम्बिनेशन, और फिर हम मुख्तलिफ बैटिंग लाइनअप की बात करें तो बाबर सेकेंड मैच में नहीं परफॉर्म कर पाए। उसके अलावा हमने देखा कि दूसरे हमारे जो प्लेयर्स हैं, नवाज समेत बहुत सारे लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया। सो ओवरऑल आपका एनालिसिस इस मैच के ऊपर क्या है और टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर क्या है? देखिए उर्मिला, पाकिस्तान ने पहला मैच खासा बेहतर खेला था। पाकिस्तान टीम कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त, एक अच्छा टारगेट, एक फॉर्मिडेबल टारगेट पाकिस्तान टीम चेस करने में कामयाब हुई थी और उसमें हसन नवाज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, जिनके 67 रन थे। बाबर आजम ने 40+ रन स्कोर किए। एक कॉन्फिडेंस उन्होंने पहले ओडीआई में शो किया था। टॉप ऑर्डर से भी थोड़े बहुत रन दिखाई दिए। हमें सेकंड मैच में भी टॉप ऑर्डर से अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब ने अच्छा एक आगाज़ फराहम किया था इस बारिश से मुतासरा दूसरे मैच में भी। लेकिन उर्मिला, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा हमारा बैटिंग ऑर्डर क्या है, हमारी टीम सिलेक्शन क्या है। हम वेस्ट इंडीज़ में क्रिकेट खेल रहे हैं कि जहाँ पर स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि हम एक तरीके से देखा जाए तो 8 बैटर्स के साथ मैदान में उतार रहे हैं। 9वें नंबर पर शाहीन शाह अफरीदी बैटिंग के लिए आते हैं जो अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। 10वें नंबर पर हसन अली बैटिंग करने के लिए आते हैं जो अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। फिर 11वें पे दूसरे मैच में अबरार खेले, पहले मैच में सुफियान खेले। अब 2 जेन्युइन स्पिनर्स के साथ क्यों नहीं जा रहे मैदान में? अगर हसन नवाज 7वें नंबर पे बैटिंग के लिए आ रहे हैं, 8वें नंबर पे मोहम्मद नवाज बैटिंग के लिए आ रहे हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर ये नहीं होगा कि आप एक बैट्समैन कम करने के बाद एक जेन्युइन बॉलर शामिल कर लें? क्योंकि सेकंड ओडीआई में अगर आप देखेंगे तो जो दोनों नॉन रेगुलर बॉलर थे, सलमान अली आगा जिन्होंने पहले ओडीआई में अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन चूंकि वो रेगुलर बॉलर नहीं है, जहां प्रेशर आया उन पे रन्स हो गए। इसी तरीके से साइम अयूब भी एक्सपेंसिव साबित हुए। हालांकि अबरार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, नवाज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, शाहीन शाह अफरीदी ने बेहतर बॉलिंग की, हसन अली ने बेहतर बॉलिंग की। तो हमारे जो वो जो फैक्टर था 2 नॉन रेगुलर बॉलर्स का, वो हमें बॉलिंग डिपार्टमेंट में नुकसान पहुँचा गया। और जहाँ तक बैटिंग डिपार्टमेंट की बात है तो थोड़ा सा हमें बहादुर बनना पड़ेगा। हम 5 जेन्युइन बॉलर्स के साथ जाएं, क्योंकि नवाज भी ऑलराउंडर है, लेकिन चूंकि उन्होंने ये सीरीज़ बहुत अच्छी खेली है, ये पूरी सीरीज़ उनके लिए बहुत अच्छी गई है, तो नवाज खेल सकते हैं बिल्कुल। लेकिन सुफियान मेरे ख्याल एक और जेन्युइन स्पिनर होना चाहिए इन प्लेस ऑफ हुसैन तलत। हुसैन तलत एक ऐसी जगह। और दूसरी चीज़ और मिला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर हसन नवाज का ओडीआई कैरियर गो के शुरू हुआ है, पहले मैच में उन्होंने मैच विनिंग नॉक खेली, 67 मैच जिताया। दूसरे मैच में 35 रन उन्होंने स्कोर किए, जो रना बॉल से भी तेज़ थे, उस कंडीशन में जब हमारे बैट्समैन मुसलसल आउट हो रहे थे। तो वो बजाय 7 नंबर पे बैटिंग करें, उनका नंबर 4 होना चाहिए। रिजवान नीचे आए, रिजवान 4 नंबर पे बैटिंग ना करें, वो ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बेहतर है। रिजवान हसन नवाज को आप 4 नंबर पे खिलाएं और कॉन्फिडेंस दें। अब वो गो के बहुत नए हैं, लोग बात करेंगे, लेकिन ही प्रूव्ड इन T20 क्रिकेट, ही प्रूव्ड अ लॉट, बहुत ज़्यादा प्रूव कर चुके हैं। उन्होंने थोड़े से मैचेस के अंदर अपनी कंसिस्टेंसी शो की है, तो हमें ओडीआई में भी उनको ऊपर प्रोमोट करना चाहिए। रिजवान 5 पर है, हुसैन तलत खेल रहे हैं, आप बताएं 5 नंबर पे। 6 नंबर पे सलमान अली आगा जाते हैं, और जो आपका इन फॉर्म बैटर है, जो इस वक्त ओडीआई T20 सीरीज़ की बात कर लें, ओडीआई का पिछला मैच जिता के आ रहा है, वो 7वें नंबर पर बैटिंग कर रहा है। मेरे ख्याल है यहाँ पर कहीं फॉल्ट है।
हमें एक जेन्युइन बॉलर शामिल करना चाहिए, हम 5 पक्के बॉलर्स के साथ मैदान में उतरे। कहीं ज़रूरत पड़ती है अगर उस बॉलर को, जो जेन्युइन बॉलर है, अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी कंडीशन होती है मार पड़ जाए, तो सलमान अली आगा और साइम अयूब यूज़ हो, ना कि वो जेन्युइन बॉलर के तौर पे यूज़ हो रहे हो। यानी पार्ट टाइम बॉलर्स की जगह हमें फुल टाइम बॉलर्स को ऑप्ट करना पड़ेगा ताकि हम स्ट्रगल ना करें। नसीम साहब, ये आपने इम्पॉर्टेंट बात की है कि, और ये आपसे आई रिमेंबर कि मेरी पहले भी डिस्कशन हुई है, ये जो ऑन ग्राउंड हमारी सूरत हाल है, जो डिसीजंस हैं, आप वो हमें कहीं ना कहीं कॉस्ट कर रहे हैं, और ये कॉस्ट हमने इस वनडे में भी देखा, और इवन हम जब T20 को भी डिस्कस कर रहे थे तब भी हमने स्ट्रगल किया था। ये जो जब हम टीम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, यहाँ पर मैं तो बात कर रहे हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि मैनेजमेंट की, कोच की और इन सब के सोचने की। कल मैं डिस्कशन करी थी और उन्होंने कहा जी कि अब हमें नए ये जो कोचेस आए हैं, नई मैनेजमेंट आई है, इसको टाइम देना होगा। अब मसला ये है कि हर बड़े टूर्नामेंट से पहले हम हर एक को टाइम दे रहे हैं, और जब वो टाइम देते ही चले जा रहे हैं, अब वो जब आउटपुट या रिजल्ट की बारी है तो वो हमें मिल नहीं रहा। हम टाइम देने के चक्कर में 2-3 साल आते हैं, फिर वो बदल जाता है, फिर अगले वाले को हम 2-3 साल देते हैं, और अब आई एम श्योर कि हम उसी स्ट्रगल में लगे रहते हैं। अर्मिला, लेकिन काफ़ी अरसे से हमने 2-3 साल तो किसी को भी नहीं दिए। काफ़ी अरसे से अगर आप देखेंगे मैंने एग्जैजरेट कर दिया था 2-3 साल। हाँ, मैं यही बात कह रहा हूँ कि देखिए कंसिस्टेंसी की कमी हर जगह पे दिखाई दी। देखिए आप चले कोचेज़, अगर मैं एक लम्हे के लिए हटा देता हूँ, हमने आप ही के शो में बात की थी और मिलाई कि अभी हम बात कर रहे हैं दोबारा सलमान मिर्ज़ा को और अहमद दानियाल को हम लेकर आते हैं बिफ़ोर एशिया कप जो ट्राई सीरीज़ खेली जाएगी, जिसमें इमारात, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। उस सीरीज़ के अंदर अब बात कर रहे हैं कि जी सलमान को और उनके साथ अहमद दानियाल को वापस कम बैक कराया जाए, और वो ये वाली जो ट्राई सीरीज़ होगी वो खेलेंगे। शहीनशाह अफरीदी को और हारिस रऊफ़ को आराम देने का फ़ैसला है। मेरा सवाल ये है कि इस ट्राई सीरीज़ के 4 दिन के बाद या 3 दिन के बाद आपने एशिया कप खेलना है, तो क्या आप सलमान के साथ और अहमद दानियाल के साथ एशिया कप खेलेंगे? क्या ये आपके प्लान का हिस्सा है? मेरा नहीं ख्याल कि आप खेलेंगे, आप अपने एक्सपीरियंस की जानिब जाएंगे। तो जो ट्राई सीरीज़ बिफोर एशिया कप मिल रही थी, तो उस ट्राई सीरीज़ में आप ज़्यादा बेहतर होता उन्हीं खिलाड़ियों को ट्राई आउट करते कि जिन खिलाड़ियों को आपने एशिया कप में खिलाना है, आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं। जैसे मिसाल के तौर पे बात की जा रही है कि बाबर आजम को शामिल होना चाहिए T20 क्रिकेट के अंदर। बाबर आजम इस तरीके के ब्रांड हैं, उनके लिए ख़ासी आवाज़ें बुलंद हुई हैं, जिसमें वसीम अकरम की भी आवाज़ बुलंद हुई है, और बहुत सारे लोग, शाहिद अफरीदी ने भी ये बात कही कि बाबर आजम एक बड़ा ब्रांड है जिन्हें होना चाहिए। बाबर आजम खेलेंगे किस जगह पे? बाबर आजम का नंबर क्या होगा? देखिए, ओडीआई क्रिकेट में उनका नंबर दिखाई देता है 3, टेस्ट क्रिकेट में उनका नंबर दिखाई देता है 4, लेकिन जहां ओडीआई क्रिकेट उन्होंने खेली है, इवन के जो पेशावर ज़ल्मी के लिए भी खेलते हैं, तो वो एज ए ओपनर खेलना पसंद करते हैं। क्या ओपनर के स्लॉट पे दोबारा उन्हें लाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि उनको ओपनर के स्लॉट पे लेना चाहिए। अगर उनको टीम में आप शामिल करते हैं, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, उनको 3 नंबर पे एक ऐसे बैटर के तौर पे उनको शामिल करना चाहिए जो बारी को लेके चलना भी जानता हो, अपने स्ट्राइक रेट को लेके चलते हैं। अगर क्या बाबर ये पोजीशन ले सकते हैं? मेरे ख्याल बाबर को ये मौका मिलना चाहिए 3 नंबर के ऊपर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एज ए ओपनर। नंबर 2, फ़खर जमान क्या फिट हो जाएंगे बिफोर एशिया कप? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर फ़खर फिट हो जाते हैं तो फिर आप बाबर को किसकी जगह पर लेंगे? ये बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे सिलेक्टर्स के लिए। जहाँ तक बातें अगर दोबारा बात करें सलमान मिर्ज़ा को लाने की, अहमद दानियाल को लाने की, मेरा नहीं ख्याल कि आप उनको इस वक्त लेकर आएँ बिफोर एशिया कप। आपने शहीनशाह अफरीदी के साथ खेलना है तो आप शहीनशाह अफरीदी को ही रखें। अगर हारिस रऊफ़ के साथ खेलना है तो हारिस रऊफ़ को ही टीम का हिस्सा बनाएं। अगर आप इनको नहीं रखना चाहते हैं एशिया कप में, या आपके प्लान का हिस्सा नहीं है, तो फिर आप बिल्कुल उन्हें टीम से बाहर कर दें। लेकिन आपके प्लान का हिस्सा वो होंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूँ मिला कि ये सीरीज़, ट्राई सीरीज़ में अगर इन दोनों को आपने बाहर भी किया तो आप एशिया कप में लेके आ रहे होंगे। तो आप किस तरीके से अपनी टीम की तैयारी कर रहे हैं? आप बांग्लादेश के अंदर आपने सलमान और अहमद दानियाल के साथ खेला, जब नेक्स्ट सीरीज़ आती है तो आप हसन अली को और शहीनशाह अफरीदी को लेकर आ जाते हैं। फिर उसके बाद जब अगली सीरीज़ आती है तो फिर अहमद दानियाल और सलमान मिर्ज़ा आ जाते हैं और शहीनशाह अफरीदी, और अगर ऐसा ये फैसला करने जा रहे हैं जो सुनने में आ रहा है, और हारिस रऊफ़ बाहर होते हैं, तो आप
किस प्लानिंग के तहत चल रहे हैं। बिफोर एशिया कप तो वो लोग खेलते हैं। देखिए जब भी कोई एक वार्म अप मैच होता है बिफोर कोई बड़े इवेंट से पहले, तो आप उस वार्म अप मैच में वही तमाम खिलाड़ी खिलाते हैं जिन्होंने मेन मैच होता है उसके अंदर खेलना होता है। तो अगर आपको ट्राई सीरीज मिल रही है, अफगानिस्तान जैसी टफ टीम के खिलाफ आपको खेलने का मौका मिल रहा है जो हमारे लिए बहुत टफेस्ट अपोनेंट है, हमेशा वो हमें टफ टाइम देते हैं। इमारात की टीम ने अभी हाल ही में शिकस्त दी थी श्रीलंका को, बांग्लादेश को, अपने मुल्क के अंदर उन्होंने वाइट वॉश किया उनके खिलाफ। और आप यकीन करें अर्मिला, मैं अभी देख कर आ रहा हूँ, मैं खासे अरसे से इमारात क्रिकेट कवर करता रहा हूँ, लेकिन इस वक्त इमारात का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके मुल्क के अंदर, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, जिस तरीके के इमारात के अंदर 85 ग्राउंड है, मैं उनकी तमाम स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, वहाँ अगर आप जाएंगी तो उम्मुल कोइन में जाके देखें क्या फैसिलिटीज़ है, रासुल खैमा में जाके देखें उन्होंने क्या फैसिलिटीज़ बना दी हैं। मैं दुबई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अबू धाबी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शारजा की बात नहीं कर रहा हूँ। 85 ग्राउंड, पाकिस्तान में 10 भी नहीं है, 15 नहीं होंगे उस लेवल के। इतनी बड़ी नेशन, इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन, तो वो इम्प्रूव कर रहे हैं, वो आपको टफ टाइम दे सकते हैं। तो आपको भी इस सीरियसनेस के साथ अपनी टीम का अनाउंसमेंट करना चाहिए कि हमारी यही टीम एशिया कप का भी हिस्सा होगी। बिल्कुल ठीक है। नसीम साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा और हम अभी क्रिकेट पे बात करें। मेवेल, क्योंकि मेरे पास अभी डिस्कशन के दौरान ही किचन के अंदर भी हमारे पास शेफ़ उबैद मौजूद है। उबैद अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। उबैद, क्या बन रहा है आज आपके किचन में? आज हम किचन में बना रहे हैं लेजी स्टेक सैंडविचेस। ठीक है, और इसके लिए क्या क्या रेसिपी? इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है ½ kg चिकन था मेरे पास, और चिकन को मैंने कुछ चीज़ों के साथ मैरिनेट किया है, जिसके अंदर मेरे पास थी स्टेक सॉस, 2 टेबलस्पून स्टेक सॉस थी, 1 टीस्पून सॉल्ट था, 1 टीस्पून रेड चिली, क्रश्ड रेड चिलीज थी, सुमक पाउडर था और नटमग थी। ठीक है, इसको मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया। और यहाँ पे मैंने लिया बटर। ठीक है, बटर मेरे पास है तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, और उसके अंदर हम चिकन को फ्राई कर लेंगे यहाँ तक कि चिकन पक जाएगा। और इसके साथ यहाँ पे मैंने एक ड्रेसिंग बनाई हुई है, ये ड्रेसिंग मैं आपको बता दूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिए थी गार्लिक मेयो। ठीक है, गार्लिक मेयो के अंदर हमने डाला था सिराचा सॉस, क्रीम, और क्या कहते हैं सोया सॉस, और वूस्टरशायर सॉस, सॉल्ट और मस्टर्ड पेस्ट। ठीक है, और इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। अब इसके असेंबलिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे बन्स हैं। ओके। अब बेसिकली सैंडविच मैंने बनाने थे क्रोसॉन में, लेकिन क्रोसॉन हमें नहीं मिले, तो इसके लिए मैं बर्गर बन यूज़ करूँ। और यहाँ पे हमारे पास चीज़ स्लाइसेस हैं और कुछ वेजीज हैं। वेजीज हैं, और वेजीज आप अपनी चॉइस के वेजीज आप अपनी चॉइस की ले सकते हैं। आप टमाटर ले सकते हैं और उसके बाद आइसबर्ग ले सकते हैं, वट एवर यू लाइक। बिल्कुल ठीक है। तो चिकन हमारा जैसे ही पकेगा तो फिर हम इसको जो है वो असेंबल कर देंगे इसके अंदर। और जब आप असेंबल करने लगेंगे साथ साथ कैमरा इसको कैप्चर करता रहेगा। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग सिराचा सॉस घर पे भी प्रिपेयर करते हैं। अगर आप सिराचा सॉस घर पे प्रिपेयर कर लें तो भी बेस्ट है। आजकल बहुत सारे लोकल हमारे पाकिस्तान के जो ब्रांड्स हैं वो सिराचा सॉस बहुत पॉकेट फ्रेंडली बना रहे हैं। ओके, पॉकेट फ्रेंडली, दैट वाज माय मेन कंसर्न यही होता है लोगों का कि पॉकेट फ्रेंडली चीज़ होनी चाहिए, तो वो पॉकेट फ्रेंडली बना रहे हैं। उसके अलावा अगर आप सिराचा सॉस नहीं यूज़ करना चाह रहे तो यू कैन यूज़ केचप और चिली गार्लिक, व्हाटएवर यू फील लाइक। परफेक्ट। चलिए आप उबैद चौधरी, आप अपना काम जारी रखें। मीनवाइल हम दोबारा आपके पास आते हैं। नसीम राजपूत हमारे साथ चूंकि मौजूद है। अच्छा नसीम साहब, ये जो आपने एशिया कप का जिक्र किया और टीम को कंसिस्टेंट चांसेस का जिक्र किया, जब हम T20 सीरीज की बात कर रहे थे तो आपने और मैंने ये डिस्कशन की थी कि निस्बतन नई टीम के साथ हमने T20 सीरीज खेली थी और हमने नए प्लेयर्स को चांस दिया और आउटपुट वाज रियली गुड, रिजल्ट अच्छा मिला हमें। हम हमेशा से स्ट्रगल करते हैं कि जब ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं तो हमें दोबारा से अपने सीनियर प्लेयर्स को कहीं ना कहीं लाना पड़ता है। आपकी बात से मैं चाहूँगी इसको थोड़ा सा आप आगे ज़रूर बढ़ाएं कि जो आपने कहा कि हमें ट्राई नेशन सीरीज़ में उन्हीं प्लेयर्स को आजमाना चाहिए जिनको आगे हमने एशिया कप में कैरी करना है। अगर हम उनको कैरी नहीं करना चाहते तो फिर हम क्यों उनको इस तरह के चांसेस दे रहे हैं? अभी हमने रिसेंट टाइम में देखा कि एक सीरीज़ में हम नए प्लेयर्स लाए, दूसरे में हमने पुराने ओडीआई में यूज़ किए, लेकिन अब हम चूँकि आगे T20 ही खेलने वाले हैं तो अब हम इसमें भी मिक्स एंड मैच करेंगे, तो फिर वो टीम का ओवरऑल कॉम्बिनेशन तो खिचड़ी की सी सूरत हाल बन जाती है, जो कि मुझे सुनने में इतना मुश्किल लग रहा है, तो लोगों को एब्जॉर्ब करने में और प्लेयर के लिए कितना मुश्किल होगा ये वाकई में बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमने पहले भी ये बात कही थी और मिला आपके शो में कि जो आपने बांग्लादेश के खिलाफ सलमान मिर्ज़ा और अहमद दानियाल को मौका दिया था, अब्बास अफरीदी इन आउट रहते हैं टीम के अंदर, लेकिन वो 2 नए खिलाड़ी आपने शामिल किए थे और दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया था। दोनों की परफॉर्मेंस का लेवल अगेंस्ट बांग्लादेश बुरा नहीं था। गो कि हम वो सीरीज़ लूज़ कर गए थे अगेंस्ट बांग्लादेश, लेकिन ये दोनों यंगस्टर्स अच्छा इम्पैक्ट डालने में कामयाब हुए थे। उसका नतीजा क्या निकला?
जब हम नेक्स्ट सीरीज़ खेलने के लिए वेस्ट इंडीज़ जाते हैं T20 की, तो वो दोनों बाहर हो जाते हैं और हम एक मरतबा फिर अपने एक्सपीरियंस को लेकर आ जाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी का कमबैक हुआ, हसन अली का कमबैक हुआ, वो दोनों टीम में आ गए, नसीम शाह ODI टीम के अंदर आ गए। लेकिन सवाल ये है कि अब अगर उसके बाद आप शाहीन शाह अफरीदी को लेकर आ गए और उसके बाद अब आप ट्राई सीरीज़ खेलने जा रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि एक मरतबा फिर शाहीन शाह अफरीदी नहीं होंगे और हारिस रऊफ़ नहीं होंगे। आपको पता है 29 अगस्त को ट्राई सीरीज़ शुरू हो रही है, 9 सितंबर को शुरू हो रहा है एशिया कप, तो ये ट्राई सीरीज़ ख़त्म होगी 5 या 6 तारीख को। अगर ये 5 या 6 को ख़त्म हो रही है तो सिर्फ 2 दिन का गैप है दरमियान में एशिया कप का। तो आपने जितने भी ट्राई सीरीज़ के अंदर अब जो कुछ तैयारी करनी है वो ट्राई सीरीज़ में करनी है। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि आप बजाय बांग्लादेश के ख़िलाफ़, क्योंकि सिर्फ एक वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ और एक ट्राई सीरीज़ रह गई थी, आप यहाँ पे बिफोर एशिया कप अपने उन्हीं प्लेयर्स को चांस देते कि जो आपके एशिया कप का हिस्सा थे, क्योंकि आप 2 यंगस्टर्स को डीमोटिवेट कर चुके हैं, इस तरीके से डीमोटिवेट कर चुके हैं कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और अगली सीरीज़ में वो बाहर हो गए। अब वो फिर अगर ट्राई सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप उन्हें एशिया कप में ज़ाहिर एक्सपीरियंस के साथ मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस यही हैं पाकिस्तान जाएगा, तो आप फिर उन्हें एशिया कप से बाहर करेंगे। तो ये जो इन आउट का प्रोसेस है ये मेरे ख्याल है थोड़ा सा तशवीशनाक है। सुफियान मुकीम क्यों टीम से बाहर होते हैं आज तक हमारी समझ में नहीं आया, अबरार क्यों टीम से बाहर होते हैं आज तक हमारी समझ में नहीं आया। हम उस विकेट पर भी कभी फ़हीम अशरफ को और हुसैन तलत को खिला देते हैं कि जहाँ पर शायद हम उनसे बॉलिंग प्रॉपर तौर पे नहीं करवा सकेंगे, वहाँ पे हमने सलमान अली आगा और सईम अयूब से ही करानी है, जिस तरीके से ट्रैक्स हमें वेस्ट इंडीज़ में दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हमने उनसे ही बॉलिंग करवानी है तो हुसैन तलत मेरे ख्याल है कि उनकी जगह पे आपको स्पिनर की जानिब, आपका जो जेन्युइन ऑप्शन है जो अच्छा T20 में भी परफॉर्म करके आ रहा है, आपको उन्हीं की जानिब जाना चाहिए। हुसैन तलत की जगह बाकी टीम मेरे ख्याल है कि इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान इसी टीम के साथ मैदान में उतरे तो बेहतर होगा। मेरी अपनी ज़ाती राय में हुसैन तलत की जगह सिर्फ आप एक स्पिनर जो आपका इस वक्त यंग स्पिनर जो परफॉर्म कर रहा है आप लेकर आ जाएँ इस टीम के अंदर। क्योंकि देखिए हसन नवाज 7 पे बैटिंग कर रहे हैं, 7 नंबर, 11 तो खिलाड़ी होते हैं, 7 नंबर पे आपका सबसे जेन्युइन बैटर आ रहा है। 8 नंबर पे नवाज जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस पूरी सीरीज़ में एज ए बॉलर एज ए बैटर, वो 8 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं जो लास्ट मैच खेला। आप 7 तक की बैटिंग रखें अपनी, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी नीचे अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, आपके जो है वो हसन अली अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, तो 9 तक की तो आपकी बैटिंग है। 2 स्पिनर ही तो रह गए। अगर आपके टॉप 9 परफॉर्म नहीं करते हैं तो आखिरी 2 से आपने कौन सी कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद रखनी है। लेकिन हम कहते हैं कि जी इतने डरपोक होते हैं कि जी 10 बैटिंग बैट्समैन लेके जाएंगे, आउट नहीं हो जाए, इस डर को निकाल के खेलें, थोड़ा बहादुरी से खेलना पड़ेगा। नसीम साहब, अच्छा मेरा अब सवाल, आपने भी ना लास्ट जवाब में स्ट्राइक रेट, रन रेट और इसकी बात की थी। हमारे जो सेकंड मैच हुआ इसमें बारिश ने बड़ी इंटरप्ट किया, और जब बारिश होती है तो जाहिर है हम प्लेयर्स से एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं क्योंकि वेदर फोरकास्ट है, आपको पता है कि बारिश 1-2 बार इंटरप्ट कर चुकी है, आपको अपना रन रेट थोड़ा बेहतर करना है, स्ट्राइक रेट बेहतर करना है। अनफॉर्चुनेटली सेकंड मैच में ही हमें नज़र, हमने डॉट बॉल्स भी बहुत सारी खेली और फिर हमारे बड़े मसले रहे दूसरे मैच में। ये जो प्लेयर का माइंडसेट है ये कितना ज़रूरी है कि वो जो आपने कहा ना बहादुरी से खेलना है, ये बहादुरी से नहीं हम खेलते हैं, और हम फिर वही बात है डर डर के अगर बैटर्स खेलेंगे तो जब बारिश इंटरप्ट कर रही है, हमें पता है पहले कि हमने कहीं ना कहीं DLS मेथड की तरफ जाना है, तो वाई देखिए समझ जाना चाहिए कि बहादुरी हमारा साथ देती है। हसन नवाज की एग्जांपल सबके सामने है। हसन नवाज अगर T20 क्रिकेट खेलते हैं तो वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते बहादुरों की तरह, और सेंसिबल क्रिकेट खेलते हैं। ये नहीं कि हर बॉल को वो लिफ्ट कर रहे होंगे, छक्का मारेंगे तो सिंगल लेके चले जाएंगे, पारी को कैरी भी करते हैं और अपनी टीम के मोमेंटम को टूटने नहीं देते। वो एक नया खिलाड़ी आया है, वो ये मोमेंटम आपको शो करता हुआ दिखाई दे रहा है और वो बहादुर है। वो बहादुर है तो परफॉर्म कर रहा है। वो उस मैच में भी जो कल मैच था उसमें भी खड़े हो गए जहां पाकिस्तान 171 कर रहा है, उसकी में भी वो पाकिस्तान के लीडिंग रन स्कोरर थे। उन्होंने अब तक 2 ही वनडे खेले हैं अपनी तारीख के अंदर जो वेस्ट इंडीज़ के साथ खेले। पहले मैच में वो मैच विनर नॉक खेलने में कामयाब हुए, मैच फिनिश करके गए, और दूसरे मैच के अंदर भी वो अपनी टीम के टॉप स्कोरर थे। वो 7 नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन मैं बात ये कर रहा था कि हमारी क्रिकेट का अगर ये हाल हुआ है तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने फेयरलेस क्रिकेट नहीं खेली, हम बहादुरों की तरह नहीं खेले, हम शैल में चले गए। हमारे अगर 2 आउट हो गए तो पता चला सभी ठक्का लगाने खड़े हो गए, बॉल रोके चले जा रहे हैं,
सारी दुनिया ऐसी क्रिकेट नहीं खेलती, वो अपने मोमेंटम को नहीं टूटने देती। उनकी एक विकेट भी खड़ी हो जाती है तो वो T20 क्रिकेट के अंदर मोमेंटम को यहाँ से लेके यहाँ आ जाते हैं। लेकिन हमें वही काम करने के लिए 2-3 खिलाड़ियों को की ज़रूरत पड़ती है। उनकी पावर हिटिंग जो अगर मैं आप कंपेयर करें, इवन इंडिया ने अपनी पावर हिटिंग को बहुत इम्प्रूव किया है, उनकी पावर हिटिंग बहुत अच्छी है। अब पावर हिटिंग हम यंगस्टर्स से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उस तरीके से परफॉर्म करके दिखाएंगे। लेकिन अगर आप इस लॉट के अंदर देखेंगे, मैं जो एशिया कप की लॉट की आप बात करिए, मैं इस ODI मैच से हट जाऊं तो भी अभी आपके साथ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिखाई दे रही है और मिला, क्योंकि अगर आप हसन नवाज को हटा दें T20 क्रिकेट के अंदर, आप मुझे एक प्लेयर बताएं कि जिसकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी है। ठीक है, इस वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में साइम अयूब ने 2 निस्फ सेंचुरियाँ स्कोर की, लेकिन जितने रन हम फ़खर से एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने रन हमें फ़खर की जानिब से नज़र नहीं है। जो हम चाहते हैं कि भाई इतने रन ज़रूर होने चाहिए। फिर उसके बाद आपने चेंज ये किया कि फ़खर 3 नंबर पे आ गए। साहबजादा फरहान एक ऐसा बैटर है कि जो बहुत चीख के बात कर रहा है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बहुत तैयार है और वो बहुत परफॉर्म करके भी आ रहा है। मेरे ख्याल में आपको ODI टीम के अंदर भी रखना चाहिए था, उनकी भी जगह बनती थी। आप उनको ODI टीम के अंदर भी रखते, क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म करके आए थे। अगर जैसे आपने हसन नवाज़ को मौका दिया, इस तरीके से अगर आप उन्हें भी मौका देते तो बेहतर होता। ये आपकी स्टेबिलिटी के लिए आप उन खिलाड़ियों के साथ जाएं जिनमें बहादुरी दिखाई दे रही है। तो जैसे मैंने हसन नवाज़ की बात की, उनके अंदर बहादुरी दिखाई दे रही है, वो चढ़ के आके बैटिंग कर रहे हैं, तो बहादुर प्लेयर की आपको ज़रूरत है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच नसीम साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। नसीम राजपूत सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे क्रिकेट के ऊपर अपना तजिया देते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। किचन में जाएंगे, शेफ उबैद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। लेजी स्टेक सैंडविच रेडी हो गया जी? जी, लेजी स्टेक सैंडविच इसको मैंने असेंबल कर दिया। एक में मैंने चीज़ स्लाइस ऐड किया है और एक मैंने विदाउट चीज़ रखा है। अगर आप चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो आप चीज़ स्लाइस ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप विदाउट चीज़ भी इसको मतलब खा सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि नॉर्मली लोग जो चिकन की मैरिनेशन है या इसमें जो मसाले हैं वो मुख्तलिफ ऐड करते हैं, तो इस सैंडविच में भी आप अपनी चॉइस से इसको कर बेसिकली इट्स अ लेजी स्टेक सैंडविचेस। तो इसमें स्टेक सॉस लेजी क्यों है, मतलब इस तरह से है कि अगर आप सुबह नाश्ते के लिए बेस्ट है। अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है, चिकन आपके पास अगर पहले से मैरिनेट है तो सिर्फ ये 10 मिनट लेगा। 5 मिनट सिर्फ आप चिकन को ग्रिल करेंगे और 2-3 मिनट इसकी असेंबलिंग पे लगेंगे। अगर आपके पास सिंपल रैंच ड्रेसिंग भी आपके फ्रिज में है और उसके बाद वेजिटेबल्स भी आपके फ्रिज में है तो सिर्फ 2-3 मिनट इसको असेंबल करने के लिए। तो इसलिए अगर आप लेजी इंसान है तो आपके लिए सैंडविच बेस्ट है। अच्छा, आपने इसको बन के अंदर किया है? मैंने बन के अंदर किया। इसके लिए आप कोई भी मल्टीग्रेन ब्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो फिर आप चीज़ निकाल दें, वेजिटेबल्स ले लें सिंपल, और उसके अलावा आप सिर्फ केचप ले लें, मायोनीज भी आप कट कर दें, स्किप कर दें। और आप चिकन तो यूज़ कर ही रहे हैं। चिकन आप यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी। हाँ, तो ग्रिल चिकन, ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने चिकन को ग्रिल करके भी फ्रीज किया होता है, वो भी ठीक है। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ मैरिनेट करके फ्रिज में रख लें या फ्रीज कर लें और फ्रेश ग्रिल करें और फ्रेश इसको यूज़ कर लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। चलें, थैंक यू वेरी मच शेफ उबैद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे जी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।